सियासत की बात हो जाए, फारूक सत्तार ने जहांगीर तरीन से मुलाकात की, जिसमें कराची समेत मुल्क की सियासी सूरत हाल पर किया गया तबादला ख्याल। ये मुलाकात हुई इस्लामाबाद में और फारूक सत्तार ने जहांगीर तरीन से कराची के मसाइल और शहरी सियासत पर गुफ्तगू की। तामीर और तरक्की, मुल्की इस्तेहकाम समेत गवर्नेंस के मसाइल पर भी तबादला ख्याल हुआ। अब ये भी कहा जा रहा है कि दोनों रहनुमाओं के दरमियान फारूक सत्तार और शहबाज शरीफ मुलाकात का भी तस्करा हुआ। दोनों रहनुमाओं ने मसाइल के हल के लिए मुशावरत जारी रखने, कौमी एजेंडा बनाने और साथ चलने का फैसला किया। सियासी हल्के अहम मुलाकात को अहम ख्याल कर रहे हैं, क्योंकि जहांगीर तरीन की तवज्जो अब कराची की जानिब मबज़ूल हो चुकी है। तो इस तमाम तर मामले के लिए बात करेंगे सरबराह MKM बहाली कमेटी फारूक सत्तार से। फारूक भाई, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग, जीते रहिए। शुक्रिया फारूक भाई। अच्छा सर, ये सबसे पहले तो ये बताएं कि किस तनाजुर में थी ये मुलाकात, कैसी रही, क्या कुछ गुफ्तगू? कुछ हमने बताया, बहुत कुछ आप बताइए। मैं समझता हूँ कि जो इस वक्त कसीरुल जहती बहरान है ना मुल्क में, और लोगों में एक नाउम्मीदी और मायूसी है, तो सबसे पहली खिदमत तो ये हो सकती है कि उनको मायूसी से निकाला जाए, उम्मीद की तरफ लाया जाए और एक वसी तर मफाहमत की बुनियाद इश्तराक अमल के ज़रिए से किसी कम से कम नुकात वाले कौमी एजेंडे को तैयार किया जाए कि अब हमारी तरजीहात क्या होनी चाहिए, मुल्क की मईशत को कैसे मजबूत और मुस्तहकम किया जाए और बेरोज़गारी और महंगाई की इफ़रीत और लानत का कैसे मुकाबला किया जाए, और उसमें जो हमारे तजुर्बे अगर हैं और उसमें आइन में और कानून में क्या रास्ते निकलते हैं, लोगों को कहाँ रिलीफ दी जा सकती है, महंगाई का मुकाबला कैसे किया जा सकता है, और जो सियासी तौर पर सियासी जमातें आपस में दस्तो गरेबां हैं और हुकूमत ने जिस तरीके से लोगों को मायूस किया है, तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो लोगों का सियासत पे एतबार कायम हो। सबसे पहले तो लोग ये जो बेजार हैं, तंग हैं, तो मेरे ख़्याल में हमने तो इन्हीं खतूत पर बात की कि भाई जहांगीर तरीन साहब का एक तजुर्बा रहा है, सियासी तजुर्बा रहा है, और उन्होंने जो PTI का राइस था उसमें उनका एक बहुत बड़ा किरदार था, और उसके बाद बहरहाल जो भी कुछ उनके साथ जो सूरत हाल हुई वो अपनी जगह पर, लेकिन इस वक्त हम सबका कंसर्न ये, और देखिए मैं डॉक्टर इशरतुल्लाबाद के साथ मिला जी, उसके बाद मैं शहबाज शरीफ साहब से मिला, और अब जहांगीर तरीन साहब से मुलाकात हुई। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते मेरा इरादा सिराजुल हक साहब से, जमात इस्लामी के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब से भी मिलूं, और PTI में भी अगर कोई ऐसा फ़र्द मुझे नज़र आता है कि जो थोड़ी बहुत मेरी बात समझ सकता है कि रास्ते हैं, सिर्फ बहाने बनाने से और बुलंदो-बांग दावे करके फिर यू टर्न ले लेने से मसला हल नहीं होगा। लोग मतलब ये कि आसमान से ज़मीन पर गिर गए हैं, नाक के बल गिरे हैं, अब किसके ऊपर भरोसा करेंगे? तो इतने बड़े दावों के बाद अगर आप कुछ नहीं कर सके और अब भी लोगों को उम्मीद दिलाने में आप कामयाब नहीं होते, और आप बहुत सारी बातें कहते हैं कि अब माशरे को ख़ुद लड़नी है, चाहे वो किसी तरह के जराइम हो, महंगाई हो, और उसके लिए लोग ख़ुद, तो मेरे ख़्याल में ये कैसे मुमकिन होगा? तो वसीतर मफाहमत, वसीउल बुनियाद इश्तराक अमल, और हमने तो कहा था ना कि चार्टर बराए इस्तेहकाम और तामीर व तरक्की पर काम करना है, और उसी के लिए मैं कि डेवलपमेंट एजेंडा एक सेट कर लें, स्टेबिलिटी कैसे आएगी वो चीज़ सेट कर लें, और कलेक्टिव डिसीजन, कलेक्टिव विजडम, कलेक्टिव डिसीजन और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये है मेरा कि इज्तिमाई दानिश, इज्तिमाई फ़ैसले, इज्तिमाई ज़िम्मेदारी, ताकि एक एजेंडा ऐसा हो ना, नेशनल इकोनॉमिक एजेंडा कर लें। आपने कहा कि बहुत से लोग आपसे तो 1 साल से कह रहे हैं मिलने को, तो कौन कौन है वो क्या नाम है उनके जो आपसे कहना चाह रहे हैं कि हम मिल रहे हैं? उनमें खालिद मकबूल सिद्दीकी हैं उनमें, या कोई और है? नाम तो बताए ना। नहीं, खालिद मकबूल सिद्दीकी 1 साल पहले उनका फ़ोन आया था और कहा था कि फारूक भाई मिलना है। कहाँ मिले बताए? मैंने कहा मैं आपके घर आ जाऊँ, आप मेरे घर आ जाएँ, कई हमारे आपके दोस्त हैं उनके साथ बैठ जाते हैं। अच्छा, मैंने ये बार बार वाज़ेह किया कि भाई ये मेरी कोई कमज़ोरी नहीं है और ये मेरी शराफत को गलत ना समझा जाए। मैं समझता हूँ कि अवाम की नफ्सियात में अगर अब भी इतनी खामी ख़राबी के बावजूद भी शायद MKM के अंदर ही दोबारा से अगर जान डाली जाए, इसी को अपने पैरों पे खड़ा किया जाए, और सबसे बढ़कर इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा के नई टीम, नए चेहरे और नौजवान क़यादत को आगे लाया जाए। एक बहुत बड़ी सर्विस होगी। आखिरी 10 ओवर्स का मैच रह गया, 40 ओवर्स में जो गलतियाँ की उसको दोहराना नहीं है, और इस मैच को बचाकर नए मैच की टीम तैयार करनी है।
तो वो टीम कहाँ पर है, वो यूथ कहाँ पर है? आपके जलसों में नहीं है, आपके किसी वर्कर्स इजलास में नहीं है, आपके किसी प्रोग्राम में नहीं। देखिए उसके बरक्स शायद मेरे जलसों का साइज़ थोड़ा सा छोटा हो। 26 मार्च का था, 21 नवंबर की मेरी शब कव्वाली थी, अभी महाजिर सकाफत डे पर जो रैली यही ग्रुपों को जोड़ा। मुस्तफा भाई, फारूक भाई, मैं आपसे यही पूछना चाह रहा था कि मुस्तफा भाई हो जाएं, कि खालिद मकबूल भाई हो जाएं, कि आफाक अहमद हो जाएं, तो ये सब मिलना चाह रहे हैं, तो क्यों हो नहीं पा रही मुलाकात? एक तो ये बताइएगा। दूसरा, ये आपने महाजिर डे का तस्करा किया, तो उसमें जो कुछ हुआ उससे आप किस हद तक इत्तेफाक करते हैं? नाम नहीं ले रहा मैं अभी, आप क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत समझदार हैं, आप बताइए। देखिए असल में जो इंट्रूडर होते हैं ना, घुसपैठिए और सस्ती शोहरत के आदी, वो कहीं पर किसी जगह घुसकर दूसरों का शो हाईजैक करते हैं और गुरु मंदिर से ज्वाइन करके मज़ार क़ायद के सामने आकर वो नए बच्चों ने ऑर्गेनाइज़ किया था, जो मेरा यूथ पॉलिटिकल विंग है। ज़ुएब आज़म, तला आलम, अदील हैं, फ़ायज़ हैं, फ़हद परवेज़ हैं, ये मेरे सारे साथी हैं। फिर उसमें मोहम्मद हुसैन का बेटा बहादुराबाद में जो है वो भी इनके साथ है, हसन। तो ये वो टीम है, नए बच्चे। फिर उसमें जो एहसन कुरैशी था उसने एक अलग अपना शो किया, लेकिन पिछले साल तो मैंने इन 6 ग्रुपों को एक कर दिया था। इस बार भी तकरीबन सारे ग्रुप एक थे और इतना बड़ा शो हुआ और क्या नारे थे, पुरअमन थे, वो अपने फीलिंग्स को, फ्रस्ट्रेशन को वेंट आउट कर रहे थे एक मज़बूत अंदाज में। और यही सकाफ़ती अमल था जिसने बर्रे सग़ीर में जनसंघियों, हिंदुओं, अंग्रेज़ साम्राज्य का मुकाबला करके एक सियासी अमल इसकी कोख से जन्म लेता है और एक पाकिस्तान कायम होता है। आज पाकिस्तान को बचाने और बनाने का अमल है, तो यही वो सकाफ़त है इंशाअल्लाह जो फिर एक सियासी अमल को जन्म देगी, फिर पाकिस्तान को बचाने बनाने, और कराची का, सिंध के शहरों का उसमें बड़ा किरदार होगा। कोई आके हमारी मेहनत को स्पॉइल करे, हमने तो डिनाउंस किया जो उन्होंने आकर बात की, हमने तो लाताल्लुक़ी का इज़हार किया, उन्होंने गलत किया, उन्हें ये नहीं करना चाहिए था। जो पॉलिसी नौजवानों की थी वो सबको जोड़ लें और उसमें कोई पार्टी का उसमें एलिमेंट नहीं था। कोई हमने MQM ORC की छाप भी उस पर नहीं लगाई थी, लेकिन मैंने सरपरस्ती की, मैंने हौसला अफजाई की। तो मैं ये चाहता हूँ कि हम सरपरस्ती करें, हौसला अफजाई करें, ये नई टीम नए लोगों को, नौजवानों को आगे आने दें। उनका हक़ है, उनको एंगेज कर लें, वरना वो PUBG में, मीम्स में, व्हाट्सएप में, स्नैक जो चैट जो है उसमें लगे रहेंगे तो ये माशरा तरक्की कैसे करेगा, आगे कैसे बढ़ेगा? उन्हें हमें पार्लियामान में, कौमी सूबा असम्बली और बल्दिया में, और अगला मेयर 35 साल से कम उम्र का हो, काउंसिल की एवरेज एज 65% 35 साल से कम, ये हमें करना है। ये नैरेटिव दे के आए ना सारी पार्टियाँ, PSP आए, MQM बहादुर या पाकिस्तान आए, और आफाक अहमद ने एक प्रोग्राम किया। देखिए मैंने बड़ा दिल करके मैंने कहा कि आपने बर वक्त किया, मुनासिब इक़दाम है, मैंने खैर मकदम किया, जो इश्यूज़ उठाए, और मैं उनका भी एक रोल, बावजूद बहुत सारी बातों पे इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन किसी एक कॉमन एजेंडे पे सबको जमा तो किया जा सकता है। एक सोच विचार करके लोगों को ये फीलिंग तो दे कि भाई हमें यहाँ से कंसर्न है, हमें एहसास है कि हमारी कुछ जिम्मेदारियाँ बनती है, ये तो हम लोगों को एहसास दें। एक बात और फारूक भाई, आपने बारहा अपनी गुफ्तगू में पिछली के जिक्र किया कि इंट्रूडर, घुसपैठिया जो है ना वो आके ख़राब कर देता सारा मामला। तो क्या, अब मैं आपसे सीधा सवाल कर रहा हूँ, क्या आप आमिर लियाकत को इंट्रूडर, घुसपैठिया कह रहे हैं? देखें उन्होंने वो जिस तरह अपने कैंप, देखें PTI की कुछ लोगों की अच्छी बात है, हमारे इलाके का MP जमाल सिद्दीकी है, साबिक MP ज़ुहैर अकरम नदीम साहब के बेटे हैं ज़ुबैर अकरम नदीम, ये बड़े समझदार सुलझे हुए लोग हैं। ये क्या करते हैं, हम पे फूलों की पत्तियां निछावर करते हैं, कहते हैं हम PTI में महाजिर, आपने हमारी सकाफत डे बनाई तो हम आपके साथ हैं इस मामले में। तो गुरु मंदिर पर वहीं आमिर लियाकत भी खड़े थे कई घंटों से, एक स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल लेके, और फिर उसके बाद वहाँ से सीधा हमारे उसमें शामिल हो गए, रैली में वहाँ आ गए, और उन बच्चों की सारी मेहनत को स्पॉइल करें, जबकि उनकी पॉलिसी नहीं, उनकी किसी तकरीर में ये वाली बात नहीं। तो आपको क्या हक़ पहुँचता है कि आके आप किसी और के प्रोग्राम के अंदर इस तरह की बात करें? तो इसको इंट्रूजन या इसको घुसपैठियापन नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे, बताएंगे? अच्छा, अब फारूक भाई, मैं तो उनको समझाता हूँ कि देखें। जी। अच्छा, मैं ये आपसे पूछना चाह रहा था, आपने अभी भी जिक्र किया आफाक अहमद का, माजरत के साथ, अभी भी जब वो करता है ना जलसा, वो कईयों जलसों से बहुत बड़ा होता है, जो नई जमातें भी अब तक आई हैं। मुझे ये बताइए क्यों नहीं हो पा रही मुलाकात? आप कह रहे हैं कॉमन एजेंडा, तो आफाक अहमद भी यही कहता है,
खालिद मकबूल सिद्दीकी भी यही कहता है, फ़ारूक सत्तार भी यही कह रहा है, तो मुस्तफ़ा कमाल भी कह रहा है, सब मिलके यही कह रहे हैं। जब सब कह एक बात रहे हैं तो वो एक बात हो क्यों नहीं रही, और वो कॉमन एजेंडा कब बनेगा, कब होगी मुलाकात? देखिए, एक जलसा किया ना अभी इन्होंने, महाजर कौमी मूवमेंट आफाक है जी, मैंने उसका खैर मकदम किया। तो इसका मतलब क्या है कि मुझे अब ये नहीं देखना है कि इस पूरे सिंध के शहरों में और ख़ास तौर पे जो वोट बैंक हमारा एक शुरू में होता था, अब वो सारा वोट बैंक का मैं दाई, अलम बरदार और मैं क्लेम कर रहा हूँ। मैं तो नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि अगर आज एक अच्छा प्रोग्राम किया है किसी ने और जो इश्यूज़ लोगों के दिलों को छूते हैं उनकी बात की, जो बर्निंग इश्यूज़ हैं, जो एहसास महरूमी, एहसास अदम तहफ़्फ़ुज़, एहसास बेगानगी है, तो जब मैंने खैर मकदम किया तो मुझे यकीन है कि मेरे इस रिस्पांस पर उनकी तरफ से भी कोई रिस्पांस आएगा मेरे लिए और मेरी कोशिशों के लिए। तो आप चंद दिनों में देखेंगे शायद कोई ऐसी डेवलपमेंट हो कि कम से कम उनके और मेरे दरमियान अगर कोई बर्फ़ है तो वो पिघलेगी और उसमें कोई पेशरफ्त होगी। तो ये शायद इंशाअल्लाह मुझे लगता है कि आपको नज़र आएगी। मैं कोई बहुत ज़्यादा अभी से बात नहीं करना चाहता। तो मैंने तो अपनी अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में उनके नाम लेके जिक्र किया आफाक का। माजी का बैगेज क्या है, माजी में कहाँ वायलेंस हुआ, किस तरह हुआ, कौन किसका अलायकार बना, ये एक चीज़ें बहुत सारे लोगों को मालूम है। आमिर खान साहब की वापसी पर उन्होंने बहुत सारी बातों का इंकशाफ किया था कि हकीकी क्यों बनी थी। तो चलें वो बातें बहुत सारी इतराफ़ में भी चली गई, सबको अपनी गलतियों का अदराक भी है, गलतियों का जिक्र भी किया गया। दिस इज़ टाइम टू मूव ऑन। जो बच्चे, जो नई नस्ल है, उन्हें नहीं पता 92 में क्या हुआ था। हम उन बच्चों को क्यों 92 में हाईजैक करके रखें? हम उन बच्चों के लिए एक बेहतर विज़न और एक बेहतर मुस्तक़बिल की बात। फारूक भाई, ये हमारी जिस यंग क़यादत का आप जिक्र कर रहे हैं उस पर तो आपसे इंशाल्लाह टाइम लेके तफसीलन गुफ्तगू हम करेंगे ना, एक पूरा सेगमेंट, और कराची की यूथ के हवाले से भी बात करेंगे। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि रिस्पांस जो आप कह रहे हैं वो बाकी आपकी तरफ से जा रहे हैं लेकिन आफाक अहमद की तरफ से नहीं आ रहा, तो क्या समझें कि इसमें जो बाकी स्टेक होल्डर्स, बाकी हलके हैं, वो इस मामले में अभी तक मुलविस नहीं हुए? देखें, ये सबकी समझदारी, सूझबूझ, सियासी बसीरत और जो दावा है ना कि हम एक इस तबके के एहसास महरूमी और उसको दोबारा ज़िंदगी की तरफ वापस लाना चाहते हैं, मायूसी से निकालना चाहते हैं। महाजरों को बिलखुसूस और तमाम मजलूम इकाइयों को, कराची में तो अब सिंधी, पंजाबी, बलोच, पख्तून, हज़ारेवाल, कश्मीरी, गिलगिती, बल्ती, सभी आप यानी पाकिस्तान की हर ज़बान बोलने वाला, हर इलाके का पाकिस्तानी। तो जब सबको निकालना, और अगर हमें दर्द है, फ़िक्र है, तो इसका मतलब है कि मुझे यकीन है कि मैंने अगर खैर मकदम किया तो वहाँ से भी कुछ ना कुछ रिस्पांस आएगा। अब थोड़ा इंतज़ार कर लें, अल्लाह ने चाह देखें कोई ना कोई मूव बनेगा। सही है, बस इंतज़ार करें। चलिए फिर देखते हैं कि ये मूव कब बनता है। लेकिन फारूक भाई, अब एक बात जो आपने की, शहर कराची का माजी सबको पता है, हाल भी सबको पता है, आगे क्या होने जा रहा है मुलाकातों पर डिपेंड करता है। आपने जिक्र किया कि नौजवान क़यादत को आगे आना चाहिए, फ्रेश ब्लड, यंग ब्लड को आना चाहिए। यकीनन इस बात से कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन पिछले दिनों का एक बयान है एक रहनुमा की तरफ से कि क्या हमारे बच्चे फूड राइडर के तौर पे ही काम करेंगे। फारूक भाई, इशू क्या है? क्या हमने स्टैटिस्टिक्स देखे? जब हम कल्चर की बात करते हैं तो जो भी हिजरत करके आए वो अपने साथ कुछ नहीं लेके आए सिवाय तालीम के कल्चर के। वो तालीम का कल्चर, क्लाशनकोफ कल्चर कैसे हुआ, ये भी अलग बहस है। क्या आज हमारे पास, आपके पास कोई ऐसा डाटा है कि कराची में उर्दू बोलने वाले बच्चे या मुहाजिर बच्चे जो या फिर यंग क़यादत है, उसमें से मास्टर्स छोड़ें, बीकॉम छोड़ें, कितने इंटरमीडिएट हैं? यंग क़यादत कहाँ से आएगी जब फ़िक्र व फ़लसफ़ा नहीं होगा? यंग क़यादत कैसे आएगी जब सोच नहीं होगी? यंग क़यादत कैसे आएगी जब तालीम नहीं होगी? देखें, मैंने जिन नौजवानों के साथ मिलकर इन 3 सालों में ख़ास तौर पर काम किया, इसी बात को महसूस करते हुए कि भाई अब यंग क़यादत ही इस खला को पुर करेगी, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। तो देखें, ये हमने गैर महसूस तरीके से एक सकाफ़ती अमल के ज़रिए उनकी जो फ्रस्ट्रेशन, भड़ास को वेंट आउट करने के लिए उन्हें 6 ग्रुप अलग अलग ये महाजिर सकाफ़त डे मनाते थे। हमने सबको इकट्ठा किया और बाकी ज़बान बोलने वाले, बाकी सकाफ़त के जो अहल अफराद हैं उनको भी बुलाया। और अक्सर ये देख लेना, ये एक एविडेंस है ना
24 दिसंबर की यौम सखावत डे की रैली आप देखें, उसमें 80% बाय एंड लार्ज नौजवान थे, 35 साल से कम उम्र के लोग थे। तो ये तो सबसे बड़ा एविडेंस है कि वो तैयार हैं अपनी जिम्मेदारियों को संभालने, इस शहर की, यहाँ के बल्दियाती इदारों की और यहाँ के सियासी अमल की बागडोर संभालने के लिए वो तैयार हैं और ज़हनी तौर पर वो अब सियासी शऊर और आगही रखते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये चीज़ डेवलप हो रही है और ये हज़ारों बच्चे अगर आज निकल आए हैं तो इंशाअल्लाह ताला एक और बहुत बड़ा काफ़िला और बल्कि इस यकजहती और इत्तेहाद को लेके एक बहुत बड़ी तहरीक नौजवानों की कायम होगी जो पूरे मुल्क में जाएगी और कराची उसको लीड करेगा। मेरा तो ये यकीन है इंशाअल्लाह। आप देखिएगा ये होगा, मेरा कॉन्विक्शन ऐसा होगा और कोई इसको होने से रोक नहीं सकता इंशाअल्लाह। चलिए ठीक है, फिर इस पे हम तफसीलन फारूक भाई आपसे आके मुलाकात करेंगे और इस पे मज़ीद बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, बिकॉज जो आपने जिक्र भी कई अहम मुलाकातें आने वाले दिनों में हैं, लेकिन जो शहर कराची में नौजवान सियासत पनप रही है वो शुरुआत में दो धड़ों का शिकार हो गई है, जैसा कि आपने ख़ुद भी कहा। अहम मौजू है, लंबा मौजू है, कभी और वक्त निकलेगा तो फारूक साहब से ज़रूर इस पर बात करेंगे। जब भी बात आती है इंसान की सेहत की तो हम बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखते हैं। हम भागते दौड़ते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अपनी पूरे जिस्म का ख्याल रखते हैं, हम खाने में अतदाल लाते हैं, इंटरनल हेल्थ का ख्याल रखते हैं, हम बालों का बड़ा ख्याल रखते हैं, अपनी स्किन का बड़ा ख्याल रखते हैं, आँखों का बहुत ख्याल रखते हैं। लेकिन वो जिसको कहते हैं ना, एक चीज़ जिसका हम ख्याल नहीं रखते, वो बेचारे बहुत ही ज़्यादा नेगलेक्टेड हो जाते हैं और उस हद तक हम उसको नेगलेक्ट करते हैं कि फिर डॉक्टर्स तक जाने की बारी आ जाती है। दांत मसाइल बढ़ रहे हैं, वैसे डेंटिस्ट भी बढ़ रहे हैं, वो साथ साथ मसाइल भी बढ़ रहे हैं, लेकिन दांतों की तकालीफ जो हैं वो कम नहीं हो रही हैं और दांतों में गम्स की इश्यूज़, दैन बैड ब्रेथ और आपके मसूड़ों की बीमारियां और ये सारी चीज़ें, हम क्यों जिस्म के इस हिस्से को इतना ज़्यादा नेगलेक्ट करते हैं? इस हद तक ज़ुबानी कैंसर अक्सर 40 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को लाक हो जाता है। इफ़ यू टॉक अबाउट अमेरिका, हर घंटे ज़ुबानी कैंसर से एक शख्स की जान चली जाती है। लेकिन अगर इब्तदाई मरहले में इसकी तशख़ीस हो जाए, इलाज किया जाए तो अक्सर ये काबिल इलाज हो जाता है, बट इसके रिपरकशंस भी लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि दांतों को मजबूत सेहतमंद कैसे बनाया जा सकता है। इसके अलावा हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इसके लिए भी कोई ग़िज़ाएँ हैं और उससे भी ज़्यादा ये जानने की कोशिश करेंगे कि हम इसको नेगलेक्ट क्यों करते हैं, हम बैड ब्रेथ को क्यों महसूस नहीं करते और हम अच्छी स्माइल पे क्यों नहीं जाते। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सालका हाशमी, जो कि एक डेंटिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम सालका, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू सो मच। तो मुझे बताएं, डेंटिस्ट भी बढ़ रहे हैं इतने सारे, लेकिन दांतों के मसाइल वो भी बढ़ते जा रहे हैं। आम तौर पे लोग किन शिकायत के साथ आपके पास आते हैं? ओके अच्छा, यूजुअली ये हो कि जब पेशेंट हमारे पास आता है, या तो हमारे पास सबसे ज़्यादा स्केलिंग के पेशेंट्स होते हैं और वो होते भी ऐसे स्टेज पर हैं कि ना सिर्फ पेशेंट को प्रॉब्लम होती है कि हमें एज अ डॉक्टर द मेहनत वी हैव टू डू वाइल क्लीनिंग इज़ वे टू मच। उनका जो प्लाक अक्यूमुलेशन होता है, जो पत्थर की तरह सख्त हो जाता है, जिसको ऑब्वियसली तोड़ने में या साफ़ करने में बहुत ज़्यादा मेहनत और जान दोनों लगती है। तो आपने जैसे कहा कि क्यों नेगलेक्टेड है, तो जितना अब तक मैंने पेशेंट्स किए हैं या जो वर्क एक्सपीरियंस है, उससे ये समझ में आता है कि हमारे यहाँ अवेयरनेस नहीं है। हमारे यहाँ कपड़े पहनने की अवेयरनेस है, हमारे यहाँ बाल बनाने की अवेयरनेस है, हमारे यहाँ खूबसूरत गोरा दिखने की अवेयरनेस है, लेकिन दांत साफ़ होना या बैड ब्रेथ हमारे यहाँ ये सिखाया ही नहीं जाता है कि जब आपके मुंह से कोई स्मेल आती है, बैड ब्रेथ होता है, तो उसका इम्पैक्ट इतना ख़राब होता है कि आपकी बात कितनी भी अच्छी हो, सेकंड टाइम कोई इंसान आपके बराबर में बैठने की कोशिश भी नहीं करेगा। सो आई गेस हमारी फैमिलीज़ में और इन चीज़ों में इतनी लैक ऑफ अवेयरनेस है कि लोग कभी सोचते ही नहीं हैं कि हमारे दांत अच्छे दिखें या हम साफ़ रहें या हमारे मुंह से स्मेल ना आए। ना उनको ये बात पता है कि उनको कौन से प्रिकॉशंस लेने हैं या किस तरीके से अपनी ओरल हाइजीन का ख्याल रखना है। अच्छा, ये तो बिल्कुल छोटी सी बात से शुरू हुई ना कि जी, और ये आपकी पर्सनैलिटी बेसिकली डिफ़ाइन करती है, द बैड ब्रेथ थिंग एंड आपके दांत जो पीले होते जा रहे हैं, ख़ास तौर पे जो लोग स्मोक करते हैं, ठीक है, तो आप जितने भी वेल सूटेड बोटेड क्यों ना हो, आपकी जितनी हाई प्रोफाइल क्यों ना हो, यू आर गोइंग, यू आर स्मोकिंग
एंड देन आप जो अपने दांतों के साथ हाशर कर रहे हैं। अच्छा, इससे क्या सिर्फ जो फिज़िकल अपीयरेंस होती है टीथ की स्मोकिंग से, क्या सिर्फ वो ख़राब होती है, क्या सिर्फ डी कलर होते हैं, या इसके दीगर भी इस पे नुकसान होते हैं? इसमें बिल्कुल नुकसानात हैं, क्योंकि हमारे दांतों की सर्फेसेस होती हैं। अब ज़ाहिर है अगर मैं वो टर्म्स बताऊंगी तो शायद किसी के समझ ना आए, लेकिन एक वर्ड है इनेमल, जो सबने सुना है टूथपेस्ट के एड्स में या टूथपेस्ट के ऊपर लिखा हुआ देखा है। बेसिकली होता क्या है, आपकी जितनी स्टेन्स आपके दांत पे आती हैं और अगर आप उसको साफ़ करवा भी रहे हैं तो बिकॉज़ आप इतना फ्रीक्वेंटली स्क्रैप आउट कर रहे होते हैं उस सरफेस को कि आपका इनेमल ख़त्म होने लगता है, जिसकी वजह से यूजुअली आपने देखा होगा स्मोकर्स को ठंडा गर्म लगने की शिकायत होती है, या बहुत मीठा खा लें तो वो उनको करंट टाइप कुछ सेंसेशन प्रोड्यूस करता है। तो इसका सबसे बड़ा नुकसान ही यही है कि आपके दांतों की जो सरफेस है वो आहिस्ता आहिस्ता स्क्रैप आउट होने लगती है, और देयर कम्स अ पॉइंट जहाँ पर आप फिर ठंडा गर्म बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपको इवन फिर ये होता है कि आपके मसूड़े ख़राब होना शुरू होते हैं, उनमें इन्फेक्शन होता है, आपके दांत की जो रूट्स होती हैं वो एक्सपोज होना शुरू होती हैं, एंड देन इवेंचुअली यू लूज़ योर टूथ, और फिर आप वही इम्प्लांट की तरफ या डेंचर की तरफ जाते हैं। इट्स जस्ट लाइक एक दीवार है और उस पर पहले पेंट है, वो पहले पेंट खुरचता है, फिर उसके अंदर जो है वो सीमेंट खुरचने लगता है, एट द एंड ऑफ द डे दीवार ही खत्म हो जाती है। ब्रिक्स एक्सपोज हुए तो बस फिर उसके बाद आपकी पूरी बुनियाद हिल जाती है। अच्छा सालका, एक चीज़ और वो ये कि लोगों में अब ये अवेयरनेस भी बहुत ज़्यादा देनी है कि जी ऑल्दो इट्स ऑन अ महंगा साइड, ठीक है, बट वो ज़्यादा बेहतर है, जिसको कहते हैं ना कि महंगा रहो एक बार, सस्ता रहो बार बार। हमारे यहाँ इतने, हमारी विसिनिटीज़ में ऐसे मैं तो दुकान ही कहूँगा इन्हें, कि जो जनाब अली फना दंदान साज, चीनी दंदान साज करके वो बैठ जाते हैं। कितना हार्मफुल है जो आपका सारा इंस्ट्रूमेंट है उसका साफ़, क्लीन, स्टेरिलाइज ना होना, कितना हार्मफुल है ऐसे लोगों के पास जाना जो कि एक क्लिनिक खोल के नहीं बैठे, दुकान खोल के बैठे हैं। अच्छा, तो जब हमने पढ़ा था ये, लाइक व्हेन आई वाज अंडर ग्रेजुएटिंग एंड आई वाज स्टडीइंग, उस वक्त हमारे पास एक सब्जेक्ट होता था जिसमें हमें ये सिखाया जाता था कि डेंटिस्ट आपके मेडिकल का वो एक वाहिद फील्ड है जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा बीमारियां फैलती हैं। वाई, टीबी का मरीज़ आएगा, हेपेटाइटिस का मरीज़ आएगा, ठीक है, इवन इफ़ ये दोनों नहीं है तो किसी और तरह का कोई भी कंटेजियस या कंटेमिनेटिंग कोई बीमारी है, जैसे HIV है, एड्स है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, लाइक वी आर वर्किंग, हम दांत में काम करते हैं, ब्लीडिंग होती है। अब आप सोचें कि अगर किसी इंस्ट्रूमेंट पे ब्लड लगा है और वो स्टेरिलाइज नहीं है और पेशेंट HIV पॉजिटिव था और आपको भी नहीं पता, पेशेंट को भी नहीं पता, आपने हिस्ट्री भी नहीं ली और आपने नेक्स्ट पेशेंट बिठा दिया, तो आपने बिला वजह एक अच्छे खासे हेल्दी इंसान को HIV लगा दिया, ठीक है। ये ऑब्वियसली जो अंडर क्वालिफाइड या जिनके पास नहीं होती डिग्री, जिनको हम, या फिर जो क्वैक्स होते हैं वो यही काम कर रहे होते हैं एक्चुअली, उनके पास स्टेरिलाइजेशन प्रॉपर नहीं होती है। इवन हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी यही हाल है। Like, I don't know, people do not accept it, but we are actually spreading these diseases through our hospitals. अब दूसरा ये कि डेंटिस्ट्री के अंदर ना टेक्निकल चीज़ें बहुत हैं, लाइक यू हैव टू कैलकुलेट थिंग्स, कितना क्या साइज़ होगा, क्या ब्रिजिंग होगी। तो जो क्वैक्स होते हैं ना वो ये सब नहीं कर सकते बिकॉज उनके पास डिग्री नहीं है। तो अब जैसे बहुत सारे, अब थोड़ी बहुत अवेयरनेस हो गई है लोगों में, तो दे डू कम एंड दे से कि वाइटनिंग करवानी है, हमने दांत वाइट करवाने हैं। अब हमें पता है कि कितनी साइकिल्स पे ब्लीच जो है इतना बढ़ जाएगा कि पेशेंट जो है विल सफ़र फ्रॉम सेंसिटिविटी, बट ऑल दोज पीपल हु आर नॉट हैविंग द डिग्री, उनको तो नहीं पता, तो वो कोई ना कोई ऐसा एजेंट आपके दांत पे लगा देंगे कि या तो आप सारी ज़िंदगी के लिए ठंडा गर्म बर्दाश्त करेंगे या आपके मसूड़े बिल्कुल जल जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारी बेशुमार चीज़ें फील्ड में हैं, इसीलिए आई ऑलवेज़ रेकमेंड कि आप अच्छे इलाके के डॉक्टर्स के पास जो क्वालिफाइड हैं वहाँ जाएं और एक ही दफ़ा अपना पैसा लगा के अपनी जान छुड़ाएं, बिकॉज ऑब्वियसली डेंटिस्ट्री इज़ एक्सपेंसिव। तो जो चीज़ है ही एक्सपेंसिव, वो इनएक्सपेंसिव उसको एक्सपेक्ट करना है। बट द थिंग इज़ कि हम एक्सपेंसिव जो है उस पर जाएँ ही क्यों, हम इस नहज तक क्यों जाएँ। नाउ आई वांट यू कि आप एजुकेट करें लोगों को कि भैया इनको हेल्दी कैसे रखना है। एक तो सिर्फ दांतों पे कंसंट्रेट हम करते हैं, लेकिन दांतों के साथ साथ गम्स, वो कितने, उनकी हेल्थ कितनी इम्पोर्टेंट है, हम क्या करें ऐसा कि हमें उस खर्चे की तरफ ना जाना पड़े। ओके, तो पहली बात तो ये कि दिस स्टार्ट्स फ्रॉम योर बचपन।
एक्चुअली यूजुअली हमें नहीं बताया जाता है, लेकिन मदर्स की आदत होती है, बच्चा रो रहा है मुंह में फीडर पकड़ा दिया बस हो गया। तो फिर वो छोटे छोटे बच्चों को लेकर आते हैं इतने सारे केरीज के साथ, वो एक्चुअली मदर्स की वजह से होता है, बट उनको पता नहीं होता। तो अपने बच्चों को मुंह में बॉटल डाल के ना छोड़ें, और अगर आप मुंह में बॉटल डाल के छोड़ते भी हैं तो आप एक क्लीन कपड़ा या किसी भी चीज़ से अपने बच्चों का मुंह वाइप ऑफ कर दें अंदर से, कि वो मिल्क प्रोडक्शन या मिल्क जो उनकी ज़बान पे अक्यूमुलेट होता है, क्योंकि वो छोटा बच्चा वो ब्रश नहीं कर सकता, उसकी वजह से उनको केरीज होती हैं, उनके दांत ख़राब होते हैं। फिर हम थोड़े बड़े होते हैं, बच्चों का जो थोड़ा सा और ऊपर का फेज़ आता है, जब वो 6, 7, 8 साल के होते हैं, उनको चॉकलेट्स, कैंडीज़। अब एक चीज़ है, एक बच्चा एक टाइम पे 8 चॉकलेट्स खा रहा है, हाँ। एक बच्चा दिन में डिफरेंट टाइम्स पे 8 चॉकलेट खा रहा है, अब वो ज़्यादा डेंजरस है। फ्रीक्वेंसी मैटर्स। तो एक दफ़ा 8 चॉकलेट खिला दें, लेकिन दिन में 8 मरतबा अलग अलग टाइम पे ना खिलाएं। सो दिस इज़ समथिंग जो एक मिथ बनाया हुआ होता है कि नहीं अलग अलग टाइम से दे दो, तो नहीं, असल चीज़ होती है कि फ्रीक्वेंसी मैटर कर रही है, कितनी दफ़ा वो ये चीज़ खा रहा है। सेकेंडली, अगर वो कर भी रहा है तो आप प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक, हमारे यहाँ नहीं पता लोगों को, हालांकि बाहर की कंट्रीज़ में बच्चों को बाकायदा एजुकेट किया जाता है। तो सर्कुलर मोशन में ब्रश करना होता है, शॉर्ट स्मॉल हेड ऑफ ब्रश। वो लोग हमारे यहाँ करते हैं ना, वो दांत को भी पता नहीं कोई दीवार समझते हैं और टूथब्रश को समझते हैं रेगमाल, और उसके बाद वो रेगमाल लेके चल मेरा भाई इधर इधर घस घस घस, वो घिस इतने जाते हैं दांत। लोग कई बार कहते हैं यार हम तो कुछ गलत भी नहीं करते, हाँ, लेकिन फिर भी वो ओवरडू कर रहे हैं। So what's the proper way of brushing your teeth? Okay, so I always recommend this to my patients also. वो भी पहले हंसते हैं, but this is what I do as well. तो मैं कभी भी बड़ों वाला ब्रश यूज़ नहीं करती, because बड़ों वाला जो ब्रश होता है उसका हेड साइज़ इतना बड़ा होता है कि वो आपके जो फॉर एग्जांपल आपके जो पीछे के हिस्सा है दांतों का, या आपको जो बिल्कुल बैक साइड का दांत है, वहाँ तक वो ब्रशेज़ नहीं पहुँचते। तो आपके पास the canines and all, या द canines, द मोलर्स स्पेशली, हाँ, तो मोलर्स तक नहीं पहुंचता ब्रश, या फिर बैक साइड पे नहीं पहुंचेगा। तो आप अगर छोटा हेड एंड सॉफ्ट ब्रश लेंगे तो ना वो आपके गम्स को हर्ट करेगा, ना वो आपके दांत की सरफेस को ख़राब करेगा, और वो क्लीनिंग अच्छी करेगा। Should we go like रेगमाल way of doing it? No, you have to go in a circular motion. Okay, so आपका टूथब्रश जो होता है ऐसे होना चाहिए, exactly. And एक और चीज़ ये भी कि सिर्फ सामने वाले दांत नहीं होते आपके, the back side is also very important. Exactly. Usually जब पेशेंट्स आते हैं वो ई करके दिखाते हैं, तो हमें लगता है कि यार अच्छा ठीक है, जब हम मुंह खुलवाते हैं तो पीछे इतना बड़ा वो फ्लास्क का पत्थर बना हुआ होता है। तो बेसिकली यही एजुकेट करना होता है कि आपके दांत सिर्फ ये 4 नहीं है या 8 नहीं है, आपको पूरे मुंह का ख्याल करना है। ओके, इन द एंड मुझे सालका ये अब बताएं कि अब जैसे कि हम बहुत ज़्यादा ब्यूटिफिकेशन प्रोसेस की तरफ भी जाते हैं ना, हम अपनी स्किन ट्रीटमेंट एंड दिस एंड ऑल दैट, लोग दांतों के साथ भी यही करवाने आते हैं। तो ऑब्वियसली ये सबका हक है कि वो अपने अच्छा लगे, अच्छे से अच्छा लगे, अ परफेक्ट स्माइल इज़ द बेस्ट स्माइल। बट नाउ द थिंग इज़, मैं चाहूँगा कि आप ये आखिर में एजुकेट करें कि भाई इस चीज़ की भी कोई लिमिट होती है, मतलब इतने चिट्टे ना कराएं कि आप लाइट चली जाए और बोलें कि सो प्लीज़ गो ऑन। So, अच्छा ऐसा होता है, and especially people from media. I don't know how many people will watch me saying this, but I will just say this क्योंकि no, especially people who are doing dramas or probably modeling, तो उनको ये होता है we need white Hollywood दांत। क्लिनिक पे जितने लोग आते हैं हमारे पास डेंटल हब पे, उन सब का यही है कि आप वाइट कर दें, आप 3 साइकिल्स चला दें वाइटनिंग की। यानी यार आप स्किन की वाइटनिंग से लेके अब दांतों की पे भी आ गए। अब प्रॉब्लम पता है कि हम हैं एशियन, हमारा जो अंडरटोन है ना वो अलाउ ही नहीं करता कि हमारे वाइट दांत हों, और अगर हमने सफ़ेद दांत रख लिए तो हम बहुत बुरे लगते हैं। इट डज़ नॉट कॉम्प्लीमेंट तो जब एक चीज़ को आपकी स्किन टोन के साथ कॉम्प्लीमेंट नहीं करेगी ना, तो आप बाद में डॉक्टर को ब्लेम करते हो कि आपने ये क्या कर दिया, मैं तो अच्छा ही नहीं लग रहा, ये कैसे वाइट हो गया अजीब से। तो वो एक्चुअली ऐसा लगता है कि च्युइंगम्स के छोटे छोटे पार्ट्स पड़े हुए हैं आपके मुंह में। तो सी, ओवर डूइंग एनीथिंग विल ऑलवेज हार्म यू। अगर टीथ वाइटनिंग का एक प्रोसेस है, आर्टिफिशियल है, और ज़बरदस्ती आप किसी चीज़ को बढ़ा रहे हैं, इन्हांस कर रहे हैं, आपको उसके हमेशा साइड इफ़ेक्ट्स मिलेंगे। तो आप जब भी करवाते हो ये, तो आप प्रोन हो जाते हो ठंडे गर्म के, लाइक आई टोल्ड यू बिफोर, ठीक है। ब्लीचिंग करते हैं यही है। इवन बहुत सारे लोग इतने ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं हमारे यहाँ कि हर 2 महीने पे स्केलिंग करवाते हैं। इवन दैट इज़ रॉन्ग, आपको हर 6 महीने पे करवानी है, वो भी इफ़ नीडेड। अगर नीडेड नहीं है तो आपको स्केलिंग नहीं करवानी। यानी कि हम साल का आपकी बातों से हमें ये अंदाज़ा हुआ कि कुछ लोग
इतना ज़्यादा निगलेक्ट करते हैं कि उन्हें सालों साल पता ही नहीं होता कि दांत भी उनके जिस्म का हिस्सा है। और कुछ लोग इतने ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं कि वो हर 6 महीने के बजाय 2 महीने पे स्केलिंग पे आ रहे हैं। और जैसे स्किन के साथ हमने अपना बेड़ा गर्क किया है, उसी तरह दांतों के साथ भी कर रहे हैं। ये चिट्टा फोबिया से बाहर निकल आए प्लीज़। सलकत, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम कमिंग टू द स्टूडियोज। यकीनन आप अपना ख्याल रखें, हर चीज़ का ख्याल रखें, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपकी हर चीज़ बड़ी अच्छी और परफेक्ट बनाई है, लेकिन उसको नेगलेक्ट बिल्कुल भी ना करें और इतना भी ख्याल ना रखें कि वो उसको घिस घिस के सारा एनिमल उसका निकाल दें। कराची के नौजवानों के लिए अच्छी खबर। स्टार क्रिकेटर समग्र डायरेक्टर स्पोर्ट्स शाहिद खान अफरीदी ने नॉर्थ कराची में GFS बिल्डर्स के इश्तराक से क्रिकेट अकादमी का संग बुनियाद रख दिया। मुज़फ़्फ़र खान की रिपोर्ट। कराची के बच्चों को तालीम और खेलों की सहूलियात देने के लिए शाहिद खान अफरीदी का बड़ा इकदाम। साबिक कप्तान ने निजी कंपनी के साथ मिलकर नॉर्थ कराची में क्रिकेट एकेडमी का संग बुनियाद रख दिया। बूम बूम ने मीडिया से गुफ्तगू में अपनी रिटायरमेंट, कोचिंग और सरफराज अहमद से मुतालिक मुस्तकबिल के मंसूबे भी बता दिए। रिटायरमेंट तो मेरी होगी जब मुझे ऊपर वाला बुला लेगा, तब मेरी रिटायरमेंट हो जाएगी। तो मैंने रिटायर इंशाल्लाह जल्दी नहीं होना। पावर हिटिंग के बारे में भी बताऊं, अभी तक मुझसे किसी ने भी कांटेक्ट नहीं किया। जब कांटेक्ट हो जाएगा इंशाल्लाह तो मैं आपको लाजमी बताऊंगा। सरफराज अच्छा कप्तान है, फाइटर है। थोड़ा सा कोशिश करूंगा कि उसको ग्राउंड में थोड़ा रिलैक्स रखूं, बहुत जज्बाती हो जाता है कभी कभार। शाहिद अफरीदी ने बच्चों की तालीम, सेहत और खेलों की सरगर्मियों से मुतालिक वज़ीर आज़म को मशवरे भी दिए। अगर हमारे वज़ीर आज़म साहब 2 चीज़ों पे फोकस करें, एक स्पोर्ट्स और एक एजुकेशन, तो इस मुल्क के अंदर इतना टैलेंट है, वो टैलेंट इस वक्त मैं अपनी आंखों से खुद ज़ाया होते हुए देख रहा हूँ। शाहिद अफरीदी ने वंगी गोट पे ज़ेर तामीर स्कूल का दौरा करते हुए बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए मदद की यकीन दहानी भी करवाई। कैमरामैन इमरान शाहिद के साथ मुज़फ़्फ़र खान, समा, कराची। चलिए अब जिक्र करेंगे कुछ निशानेबाजी का। छठी चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ ओपन शूटिंग चैंपियनशिप। हदफ देखें, निशाना ताकें और चला दे गोली। खुशी की बात है कि चैंपियनशिप में 5 ओलंपियंस ने भी हिस्सा लिया है। तो चलें आपको लेकर चलते हैं। निशानेबाजी, शूटिंग, मार्क्समैनशिप, जैसे जैसे इंसान का इर्तिका हुआ वैसे वैसे इस महारत का भी इर्तिका हुआ। इंसान ने शिकार से लेके दुश्मन को निशाना बनाने तक इस एक महारत का सहारा लिया है और अब ये स्पोर्ट्स की शक्ल में भी बहुत आगे आगे जा रही है। कराची में इनेकाद हुआ है छठी चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ ओपन शूटिंग चैंपियनशिप का। तो आइए आज इसका अहवाल भी आपको बताते हैं और आपकी ओलंपियंस और जो लोग इस गेम में, इस स्पोर्ट्स में अब इंटरेस्ट ले रहे हैं, उनसे भी आपकी मुलाकात करवाते हैं। एक सेहतमंद माशरे की पहचान ये होती है कि उस माशरे के फ़र्द स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करते हैं और पाकिस्तान नेवी ये किरदार कई अरसे से, कई बरसों से अदा करती आ रही है। और इसका सेहरा अगर किसी शख्स के सर जाता है तो वो कमोडोर रिटायर्ड गजनफर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, टूर्नामेंट डायरेक्टर भी हैं और भी इनसे हम बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाउ आर यू सर? आई एम गुड माशाल्लाह। सर माशाल्लाह से 36 साल से ज़ायद का आपकी अटैचमेंट है शूटिंग से, तो मुझे थोड़ा सा कैरी थ्रू द जर्नी, किस तरीके से आप लोगों ने ये स्टार्ट किया और क्यों उसकी जो है आपने अहमियत जो है वो कहाँ पहचानी, क्यों इसकी ज़रूरत पेश आई? उसमें जी वे बैक इन 1987 में आई वाज न्यूली कमीशन, तो एक आधा मैच हमारा नेवी का PNRA का होता था, उसमें मैं सफदर चैलेंज कप जीता। तो देन डेफिनेटली आई वेंट टू द शिप। तो वहाँ से एक दिन मुझे सिग्नल आया जी आपने जेलम जाना है, जाके वहाँ पे इंटर सर्विसेज जो हमारे पारा के मैच है उसमें हिस्सा लेना है। यानी वो जी थोड़ा फर्स्ट एक्सपीरियंस में वहाँ पे गया तो अपनी टीम को गेट वगैरह किया। तो वहाँ पे फर्स्ट टाइम हम G3 का एक मैच जीत गए जो कम्बैट वेपन होता है। तो देन वी रियलाइज स्पेशली के नेवी में हम एक रियलाइजेशन आ गई कि इस स्पोर्ट्स शूटिंग के साथ साथ कम्बैट शूटिंग भी हो रही है, तो हम इसमें एक्सेल कर सकते हैं। एडमिरल शमून को मैं कहता हूँ, ही वॉज माई कमांडर एट डिस्ट्रेस गार्डन। तो उनको फिर मैं मिला एज स्टाफ ऑफिसर। मैंने कहा सर आप नेवल हेड क्वार्टर में जा रहे हैं, हेड ऑफ ट्रेनिंग एंड ऑल दैट, तो ये सर मेरे पास टैलेंट है और मैं इसमें कुछ करना चाहता हूँ।
तो उस चीज़ को देखते हुए देन आई स्टार्टेड मेकिंग दिस रेंज फ्रॉम नेवर हेडक्वार्टर। फंड हमने अप्रूव कराया, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ को प्रेजेंटेशन दी, गॉट द फंड एवरीथिंग। तो 95 में ये रेंज बनी। अच्छा। और फिर 98 में जब नेशनल हुई है, 23 में से 22 गोल्ड मेडल मेरे पास थे। अरे और उसका एडवांटेज ये होगा, अभी आप देखेंगे कि पिछले ओलंपिक में इसी रेंज से हमारे 2 शूटर ओलंपिक क्वालिफाई करके गए हैं, GM बशीर, मिनल सुहेल। और इस ओलंपिक में भी हमारे नेवी के GM बशीर, साथ में आर्मी के हमारे 2 शूटर तो वो गए हैं। और GM बशीर ओलंपिक में विद इन 10th आया है। हम कब मेडल देख सकते हैं ओलंपिक्स अपने हाथ में शूटिंग डिसिप्लिन में? देखिए जी, इट इज़ अ वेरी कॉस्टली गेम। यस, ठीक है। और एज वी नो कि हमारे गवर्नमेंट के पास वी हैव लिमिटेड फंड्स, और ये तो आई थिंक क्रेडिट जाता है पाकिस्तान आर्मी को, नेवी को, एयरफोर्स को, कि इस तरह के इवेंट्स को या टीम्स को सपोर्ट कर रही हैं। और इस चैम्पियनशिप में फ़र्स्ट टाइम मैं 2-3 बड़े स्पॉन्सर लेके आया हूँ। ठीक है, इजाफा ग्रुप वाले हैं, उनको हम लेके आए हैं। प्लस एक मेरे पर्सनल दोस्त हैं सुहेल शम्स UMA में, उनको मैं लेके आया हूँ। और उनको लाने का मकसद यही था फर्स्ट कि आके वो देखें कि हमारे किस लेवल पे हम ऑपरेट कर रहे हैं, हमारी रेंज के। अभी जैसे इस इवेंट में देयर आर 5 ओलंपियन हु आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस इवेंट। तो अगर बाहर से भी मुल्क आएंगे, फिर हमारे लड़के उनको देख के सीखेंगे। बिल्कुल। तो अगर इंडिया ओलंपिक में मेडल ले सकता है, व्हाई कांट वी? तो इंशाल्लाह आई होप कि जिस तरह अभी 10th में आए हैं, नेक्स्ट ओलंपिक में वी माइट कम ऑन द मेडल टैली, ऑन द पोडियम इंशाल्लाह। हमारे साथ मौजूद हैं जो OIC है शूटिंग रेंज के कमांडर अब्दुल खालिक साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? जी बिल्कुल ठीक ठाक, खैरी से। आप बहुत शुक्रिया कि आए और हमें एक्शन में देख रहे हैं। तो क्यों ना हम अंदर चल के? जी अंदर चल के देख सकते हैं, और उसके साथ ही फिर आपको 25 मीटर, 50 मीटर, 3 मीटर जो है ना, हम उस पर चलेंगे। अच्छा सर, दिस इज़ 10 मीटर अगर आप? जी 10 मीटर है जी। ओके। अच्छा सर, ये मैं जानना चाह रहा था, हमेशा से जब भी हम देखते थे तो आपने एक वर्ड इस्तेमाल किया इलेक्ट्रॉनिक, तो ये क्या होता है, इसके ज़रा बारे में बताएं। इसमें मैं इस बता दूं कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक स्कोर एक टारगेट जो होता है ना, ये सिस्टम एक जो ओलंपिक्स में भी है और जो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन है उनकी तरफ से ये नया सिस्टम है जो कि मैंडेटरी है। इसके अंदर ये होता है कि आपने जब फायर किया होता है तो उसका जो स्कोर है उसके सामने जो मॉनिटर होता है उसके ऊपर भी आ जाता है, और साथ ही साथ उसमें आपके जो दूसरा डिस्प्ले होता है उसके ऊपर भी आ जाता है। और इसको कहीं भी वर्ल्ड ओवर कई सी जगह भी जो है ना इसको देखा जा सकता है, इसको रिले किया जा सकता है। ये इसमें कोई चांस नहीं है कि कोई एरर हो, गलती हो, मिस्टेक हो, या इसके अंदर कोई धांधली का भी। अच्छा, जैसे कि मैं पूछूं, ये जो शूटर है हमारी, ये टारगेट नंबर 6 को कर रही हैं? टारगेट नंबर 6 को कर रही है। तो ये टारगेट नंबर 6 को कर रही हैं, और यहाँ पे ये डिस्प्ले हो सकता है या वहाँ पे डिस्प्ले हो सकता है? दोनों जगहों पे होता है, दोनों जगहों पे। तो जैसे कहीं भी जहाँ पे ये हम इसको रिले कर सकते हैं, कहीं भी उसमें ऑल ओवर वर्ल्ड जो है ना इसको देखा जा सकता है। अच्छा, अब हम 25 मीटर पिस्टल फायरिंग रेंज में है, और ये मुझे पहनना पड़ेगा ये। तो सर हमारे साथ मौजूद ही हैं। सर, ये इस रेंज के बारे में थोड़ा सा बताएं। अच्छा, मैं इसको बता दूं कि ये आपको आवाज़ थोड़ी सी हमारी जो फायरिंग की आ रही होगी पीछे, तो ये अंदाज़ा करिए कि इस वक्त तकरीबन हमारे पास इस वक्त जारी है, प्रैक्टिस की जा रही है। और ये सारा प्योरली रेंज जो है 25 मीटर, ये पिस्टल रेंज है। इसके ऊपर हमारे पास 30 टारगेट इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, जिनके अंदर जैसे कि हमने 10 मीटर में देखा कि मॉनिटर भी सामने होता है, और हमारा जो रिज़ल्ट है वो भी बड़ी स्क्रीन पे भी आ रहा होता है। ठीक है, 10 और 25 मीटर तो हमने देख ली, अब हम आ गए हैं शॉटगन रेंज में। तो सर ज़रा इसके बारे में बताएं। ये हमारे पास 2 शॉटगन रेंजेस हैं, एक प्योरली स्कीट के लिए और दूसरी ट्रैप और डबल ट्रैप के लिए। जैसा कि बैकग्राउंड में नज़र आ रहा है आपको, इस वक्त हमारे ट्रैप के जो फाइनल्स हैं वो इस वक्त इन प्रोग्रेस हैं। और इसमें होता क्या है कि ये तकरीबन 125 शॉट का जो मैच होता है, और फिर उसके बाद जब उसको क्वालिफाई करते हैं लोग या उस पर डिसीजन होता है, तो उस पर फर्स्ट 6 जो है ना कम्पीट करते हैं फाइनल्स के लिए, और उसके बाद फिर जाके वो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है ना उसमें गिने जाते हैं। इसके अंदर जो होता है बेसिकली शॉटगन के साथ किया जाता है, जो कि हम नॉर्मली 12 बोर कहते हैं, गन जो है वो यूज़ की जाती है, लेकिन ज़रा स्पेशल गन होती है। और सेकेंडली इसके अंदर जो मशीन्स होती हैं ऑटोमेटिकली उसकी कमांड के ऊपर वो बोलता है और वो बर्ड निकलता है, जिसको हम एक
छोटा सा आपको दिखा भी देंगे, हमें ऑरेंज कलर का होता है, वो निकलता है और उसको एयर के अंदर उन्होंने मारना होता है। बहुत सारी फीमेल पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं, मैं इनसे बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? रबिया। रबिया, शूटिंग इस टूर्नामेंट में आपने क्या अचीव किया, पहले तो ये बताएं। बेसिकली मैंने एक नेशनल रिकॉर्ड बनाया है 25 मीटर सीनियर कैटेगरी में, और मैंने एयर पिस्टल पे ब्रॉन्ज मेडल अचीव किया है, और एक 25 मीटर पे सिल्वर मेडल अचीव किया है मैंने। इस शूटिंग के पीछे क्या लॉजिक होती है एंड व्हाई शूटिंग? शूटिंग डिसिप्लिन गेम है बहुत ज़्यादा, तो इंसान को, हम लोग खुद ही नॉर्मली जब हम आए हैं तो हमारी एज कम थी, हम जब यहाँ आए, तो जैसे जैसे टाइम यहाँ पे बढ़ा तो डिसिप्लिन लाइफ में बहुत अच्छा आ गया। टाइम पे उठना, टाइम पे आना, यहाँ पे शूटिंग करना, शूटिंग के एक शॉर्ट रूटीन में भी बहुत अच्छा डिसिप्लिन इंसान को मिलता है। इससे बहुत सारी चीज़ें अचीव करने को मिली हैं। यहाँ पे सीनियर्स हैं हमारे, हम जूनियर्स हैं, तो एक बहुत अच्छा सिनेरियो और बहुत अच्छी फैमिली भी हमें यहाँ पर मिली है। जैसे कि मुनीसा ने भी कहा कि शूटिंग जो है वो बड़ा डिसिप्लिन ले आती है, तो आपने क्या एक्सपीरियंस किया इस गेम से एंड आगे क्या क्या अचीव करना चाहती हैं? इस वाली चैंपियनशिप में मैंने 2 गोल्ड मेडल जीते। अरे वाह। और न्यू नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। ओके, वो पहले रिकॉर्ड कितना था और आपने कौन से मीटर में कितना, कौन से डिसिप्लिन में किया? मैंने 10 मीटर में जूनियर के अंदर, जूनियर कैटेगरी में 616 का रिकॉर्ड बनाया, 612 का था पहले। और 2 गोल्ड मेडल भी आपने? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त। अच्छा, साथ साथ SSU जो हैं उनकी भी पार्टिसिपेंट्स हैं, तो आपका नाम? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सहार नियाज़ी है और मैं इस वक्त जो है सिंध पुलिस की तरफ से SSU को, अपने यूनिट को जो है रिप्रेजेंट कर रही हूँ। और आपने कोई रिकॉर्ड बनाया, आपने कोई मेडल अपने नाम? अभी हमारा जो है .22 का मुकाबला होना बाकी है, जो कि 2 जनवरी 2022 को होना है, जिसमें हम जो है फीमेल पार्टिसिपेंट जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इससे पहले जो है मैं अभी लास्ट मंथ जो है वो पुलिस शोदां मेडल इस्लामाबाद खेल के आ चुके हैं हम लोग, और उसमें नॉर्मल रहा, लेकिन ये कि हमारी ख़वातीन की जो टीम थी वो 2nd पोजीशन पे थी, फर्स्ट पे जो इस्लामाबाद थी। ज़बरदस्त। अच्छा, इफ़ यू कैन पास ऑन द माइक। मैम, आपका नाम? शर्मीन नियाज़ी, मैं भी SSU को रिप्रेजेंट कर रही हूँ और मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा। ये आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तो ये फर्स्ट एक्सपीरियंस ही आपका कैसा रहा है? अच्छा रहा है, बहुत ज़बरदस्त रहा है। तैयारी कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि वो जो देखने वाले जो हैं लोग, ठीक है ना, घर में जो कॉर्नर ऑफ करके रखते हैं और बहुत लिमिटेशंस लगाते हैं, आई वांट यू कि आप उनको मैसेज दें। वैसे बहुत मैसेज जा भी चुके हैं लोगों को, बट जिसको कहते हैं ना कि मोटिवेशन इज़ लाइक टेकिंग अ बाथ, यू हैव टू डू इट डेली, तो ये मैसेज भी डेली जाना चाहिए। मैसेज फॉर दोस्त जो कि फीमेल्स को कॉर्नर करके रखते हैं। मैं यही कहना चाहूँगी कि ये शूटिंग गेम ही लड़कियों के लिए बेसिकली, यहाँ पे हमें कोई रोक टोक नहीं है, हमारे यहाँ पे सब सेफ़ इन्वायरमेंट है। मैं थैंक यू कहना चाहूँगी अपने सर खालिक का, ओएसी जो हमारे हैं, उन्होंने बिल्कुल सेफ़ इन्वायरमेंट दिया हुआ है। हम यहाँ पे मॉर्निंग इवनिंग शाम 6 बजे तक भी करते हैं, सेफ़ इन्वायरमेंट है, हमें घर जाने के लिए भी पूरी दी जाती है, सब कुछ दिया जाता है। तो मैं सबको कहना चाहूँगी जो लड़कियाँ घर पर हैं, प्लीज़ आएँ यहाँ पर, मोटिवेशन रखें और डोंट गिव अप, जस्ट डोंट गिव अप। पाकिस्तान को बड़ी जगह पे जाके रिप्रेजेंट करना कैसा फील होता है? बहुत सारे लोगों में लकी हूँ कि जो है कि 2 दफ़ा ओलंपिक में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुका हूँ, तो अभी भी टोक्यो ओलंपिक में जो फर्स्ट दिन मेरा जो है वो टॉप 5 में था, लेकिन दूसरे दिन मेरा थोड़ा हार्डली कम चला, उस वजह से जो है मैं टॉप 10 पोजीशन में रहा। बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बच्चों के लिए ये पैगाम है कि स्पोर्ट्स जो है वो इंसान की लाइफ है। अगर आप स्पोर्ट्स करते हैं, आप हेल्थी ज़िंदगी गुजारेंगे, आपका ज़हनी नशोनुमा ज़्यादा होगी दूसरे की निस्बत। जो स्पोर्ट्स करते हैं वो लोग ही दुनिया में अपने मुल्क का नाम रोशन करते हैं। तो स्पोर्ट्स जो है वो मेरी नज़र में वो इतनी ज़रूरी है जितनी एजुकेशन ज़रूरी है। ये बताएं, ज्यूरी मेंबर हैं तो किन पॉइंट्स पे जजमेंट होती है, कैसे विनर करार दिया जाता है, क्या चीज़ें जो है वो काउंट करते हैं? इसके लिए सबसे पहली चीज़ ये होती है कि हम जो भी शूटर होता है उसको एलोकेशन ऑफ टारगेट्स करते हैं कि किस टारगेट के ऊपर उसने शूट करना है, जो कि ड्रास करते हैं। इसके अलावा हम उनको सबसे पहले साइटिंग टारगेट्स देते हैं कि आप अपने राइफ़ल को या पिस्टल को 0 कर लें। इसके बाद उनका 60 शॉट का या 120 शॉट का कंपटीशन होता है, जिसका हाईएस्ट स्कोर होता है वो विनर करार पाता है। उस बेस के ऊपर टीम के स्कोर काउंट होते हैं कि टीम कौन सी विनर हुई है। इसी तरीके से उन 8 जो टॉप लोग होते हैं, 8 वाले, उनके दरमियान एक फाइनल राउंड होता है कि जिसके अंदर इंडिविजुअल पोजीशन डिसाइड होती है। अच्छा, यानी कि पिस्टल के लिए और शॉटगन के लिए, राइफल के लिए, तीनों के लिए सेम कैटेगरी? जी, सेम कैटेगरी। फाइनल के लिए कुछ जो ओलंपिक्स इवेंट है उनके अंदर फाइनल्स होते हैं, और जो नॉन ओलंपिक इवेंट्स होते हैं उनके अंदर फाइनल्स नहीं होते, उनको सिंपली क्वालिफिकेशन राउंड के अंदर ही डिसाइड हो जाता है।
INS ओपन शूटिंग चैंपियनशिप में जहां पाक बहरिया को सराहना चाहिए, वहीं एक बहुत बड़ी तादाद में शूटर्स का यहाँ आना इस बात की गम्माज़ी करता है कि आने वाले सालों में ओलंपिक्स का मेडल इंशाअल्लाह पाकिस्तान के नाम होगा। आपने अक्सर देखा होगा कि जासूस जो होते हैं, वो शर्लॉक होम्स टाइप लोग, वो काफ़ी कुछ पता करवा लेते हैं। लेकिन कराची के एक ऐसे शहरी के हवाले से आपको बताएंगे कि जिसने उसकी गाड़ी चोरी हुई और बजाय कहीं और जाने के उसने सारी सुराग रसानी का काम खुद ही कर लिया। अब ऐसे में सवाल बनता है कि क्या कराची के शहरियों का कोई वाली वारिस नहीं है? कराची के शहरियों से कोई मोबाइल फ़ोन या नकदी छीन ले, गाड़ी छीन ले, पुलिस मदद करने के लिए तैयार नहीं है, खाली वो दर्ज कर देती है कि हमने इतने केस हल कर दिए। अभी फेडरल एरिया का ज़ीशान अहमद है, इसकी कहानी है और ये कहानी अब बेबसी की तस्वीर बनती नज़र आ रही है। ज़ीशान ने अपनी गाड़ी चोरी होने के बाद ख़ुद तफ्तीश कर ली और ख़ुद आम शवाहिद पुलिस के हवाले कर दिए, लेकिन पुलिस ने क्या किया पता नहीं। इस पे हम ज़रा शाहनवाज अली कादरी की पहले रिपोर्ट देखते हैं। ये कराची के इलाके अजीज़ाबाद का ज़ीशान अहमद है, जिसकी गाड़ी उसके घर के बाहर से चुराई गई। 11 दिसंबर को यहाँ कॉर्नर से, गली के कॉर्नर से जो है वो रात को 5:40 पर चोरी हुई है। वेडनेसडे को मैंने गाड़ी परचेज़ करी थी और सैटरडे वाले दिन सुबह में ये गाड़ी चोरी हो गई है। 9.5 लाख की मैंने गाड़ी खरीदी थी। ज़ीशान ने अपनी गाड़ी चोरी होने की FIR दर्ज कराई, मगर जब अजीज़ाबाद पुलिस ने FIR पर कोई कार्रवाई नहीं की, ज़ीशान ने खुद ही कोशिशें शुरू की। ज़ीशान को कुछ फासले के घर से एक CCTV मिली, जिससे पता लगा कि इसकी गाड़ी 11 दिसंबर सुबह 5:40 पर चुराई गई। ज़ीशान को गाड़ी के फ्यूल टैंक की सूरत-ए-हाल का इल्म होने की वजह से अंदाजा था चोरों की अगली मंजिल कौन सी जगह हो सकती है। पेट्रोल पंप पे जाकर फिर मैंने पूछा 2-3 जगह पे, तो एक पेट्रोल पंप से भी CCTV वीडियो मुझे मिली, गुलशन शमीम के पेट्रोल पंप पे। ज़ीशान की हासिल करदा पेट्रोल पंप की CCTV फुटेज में देखा जा सकता है चोर गाड़ी चुराने के 16 मिनट बाद ही इस पेट्रोल पंप पर पहुंचते हैं। पेट्रोल भरवाने के बाद जब हेल्पर रकम लेने ड्राइवर की सीट की जानिब पहुंचता है तो चोर गाड़ी भगा देते हैं। 3 दिन बाद 13 दिसंबर को ज़ीशान की गाड़ी चुराने वाले नाज़ाबाद 1 नंबर में राह चलती खातून का पर्स छीनकर गाड़ी भगा देते हैं। इस वारदात के चंद घंटों बाद 14 दिसंबर की सुबह ज़ीशान की गाड़ी एक और कार चुराने के लिए भी इस्तेमाल हो जाती है। ज़ीशान अहमद इसकी CCTV भी हासिल कर लेता है। अजीज़ाबाद थाने के साथ ACLC को भी फराहम कर देता है, मगर कराची पुलिस की तरह ACLC को भी शहरियों की चोरी की गाड़ियों की बाजियाबी से कोई दिलचस्पी नहीं थी। गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है, पुलिस की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिली। ज़ीशान अहमद ये सवाल करता है कि वो अपनी चोरी की गई गाड़ी की बाजियाबी के लिए कहाँ जाए। के इलाके अजीज़ाबाद से ज़ीशान अहमद की गाड़ी चोरी का केस देख का एक चावल है, जो ये बात साबित करने के लिए काफ़ी है कि चोरी और डकैतियों से मुतासिर शहरियों की पुलिस कैसे दादरसी कर रही है। CPLC के आदाद और शुमार के मुताबिक कराची से चोरी होने वाली 70% गाड़ियां बाजियाब ही नहीं हो सकी। कैमरामैन शाहिद बलोच के साथ शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची। इस पर ज़रा हम बात करेंगे। चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमर रहमान खान हमारे साथ मौजूद हैं। अहमर, लोग मतलब अब सब कुछ खुद ही कर लें, यानी कि पुलिस भी कुछ नहीं करे, ACLC भी कुछ ना करे, लोग सब कुछ खुद कर लें, तो ये सारे डिपार्टमेंट करते क्या है फिर आपस में मिलके? फैसल साहब, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये सिर्फ तनख्वाह वसूल कर रहे हैं और ये अपने काम जो है वो वहां पर सिर्फ कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि ये कोई आज सिर्फ हम ज़ीशान का केस डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये एक मामूल बन चुका है। हम ये देखते हैं कि जब भी कोई वाकया होता है तो पुलिस जो है वो उसी शख्स को जो कि मुद्दई होता है केस का, उसको बोलती है कि जी आस पड़ोस के जो कैमरे लगे हुए हैं उसकी CCTV फुटेज आप हासिल कर लें। हो सकता है कैमरे आपको दे दें ये फुटेजेस, क्योंकि पड़ोसी हमें तो CCTV फुटेजेस नहीं देंगे। ये बड़े अफसोसनाक सूरत हाल है कि एक तो वो शहरी जो कि बेचारा जिसका नुकसान हुआ है, वो लुट गया है, वो उसके कीमती अशिया से महरूम हुआ है, लेकिन उसके बावजूद उसी पे जो है ये पुलिस ये जिम्मेदारी आयद कर देती है कि जी आप ये चीज ढूंढ के दे दें, आप अपने आस पड़ोस में देख लें कोई CCTV फुटेजेस ना हो। मतलब वो अहलकार जो कि तफ्तीशी अफसर होता है उस केस का, वो खुद मेहनत नहीं करता, वो उसी मुद्दई पर जो है ये सारी चीजें डाल देता है कि जी आप थोड़ी सी जो है वो पुलिस की मदद कर दें। भाई वो क्यों मदद कर दे? एक तो वो वैसे ही परेशान है, वो वैसे ही जो है वो अपनी चीजों से महरूम हुआ है, वो आया ही आपके पास मदद के लिए था, उल्टा आपने उस पर जो है वो जिम्मेदारी आयद कर दी कि CCTV फुटेजेस वो ढूंढ के दे, वो आस पड़ोस में जाके मिले कि कभी कोई ऐसी वारदात उसने देखी है होते हुए नहीं।
तो वो खुद इन्वेस्टिगेशन ना कर ले। ये एक मामूल बनता जा रहा है इस वक्त पुलिस का, और अफसरान की जानिब से भी इस पे कोई एक्शन नहीं लिया जाता। या तो अफसरान इस पे आंखें बंद किए बैठे हैं या उनको मालूम ही नहीं है। मैं ये नहीं कह सकता कि उनको मालूम नहीं है, लगता ये है कि वो इस पर आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। अच्छा, ये एक मामूल है क्योंकि कराची के शहरी। अहमर, मुझे ये बताएं कि चले ACLC और बाकी सारे ये तो चले बड़े महकमे हो गए ना, एक साइड रखते हैं इनको। लेट्स टॉक अबाउट पुलिस नाउ। अब पुलिस का एक थाना जो है वो एक पूरे इलाके पे नज़र रखता है। कहाँ शादी हो रही है गली में उनको पता होता है और वो टेंट के पास पहुंच जाते हैं। कहाँ पे छत डल रही है और किस दिन डल रही है वो भी वहाँ पहुंच जाते हैं। उनको ये सब पता होता है। उनको ये तक पता होता है कि अगर उस इलाके में झुग्गियाँ हैं और अगर वहाँ से कोई बंदा उठ के कार की बैटरियाँ चोरी कर रहा है, उसका नाम पता और उसकी शक्ल सब पता होती है पुलिस को। तो ये वाली चीज़ें पता नहीं चलती कि गाड़ी कौन ले गया, कैसे ले गया, कहाँ एंट्री पॉइंट था, कहाँ एग्जिट पॉइंट था, ये सब नहीं पता एक थाने एक एरिया की पुलिस को। अच्छा, ये चीजें जो हैं वो पहले जमाने में बिल्कुल पुलिस अफसरान को पता होती, जो थाने का SHO होता था या फिर जो हेडमोरर होता था या ड्यूटी अफसर होता था, उनको ये चीजें पहले मालूम होती थी। उसकी वजह ये है कि पहले जो है वो पुलिस का एक मुखबिराना निजाम मौजूद था। पुलिस मुखबिरान पे पैसे खर्च करती थी, उनसे खबरें लेती थी कि इलाके में कौन क्या कर रहा है। लेकिन अब तो ये सिस्टम ही खत्म हो गया। पुलिस ने खुद मुखबिराना निजाम को जो है वो तबाह कर दिया है, जिसकी वजह से अब पुलिस अफसरान को ये तो पता चलता है थाने में कि कहाँ छत डल रही है और कहाँ बजरी का ट्रक जो है वो अभी सिर्फ गिरा है छत डलने के लिए, और कहाँ जो है वो शादी हो रही है। ये बात आपकी दुरुस्त है, ये चीजें तो पता चल जाती हैं। लेकिन अब वारदात के हवाले से ना थाने को पता चलता है, ना इंटेलिजेंस अफसर को उस थाने के पता चलता है, ना इन्वेस्टिगेशन वालों को पता चलता है। उसकी वजह ये कि उन्होंने मुखबिराना निजाम को ही तबाह कर दिया है। अब कराची में किसी थाने में कोई मुखबिराना निजाम नहीं रहा है। अगर ये मुखबिराना निजाम होता था, पहले मुखबिर पुलिस को इत्तलात दे रहे होते थे, तो बड़े फायदे हासिल थे, पुलिस को पता होता था। फिर उसके अलावा ये जो नफरियों की बहुत ज्यादा तब्दीली का सिलसिला शुरू हुआ कि अब एक SHO 2 महीने 3 महीने या बहुत हुआ 6 महीने तक ही जो है वो एक जगह पे ड्यूटी देता है, तो वो अब उसको इलाके के बारे में इल्म ही नहीं होता, तो उसका तबादला कर दिया जाता है। ये भी एक बहुत फैक्ट है। फिर साथ ही साथ ये जो हम देखते हैं कि पुलिस सिर्फ वारदातें नहीं हो रही, बल्कि रिकवरी रेट जो है ना इन चीज़ों का, ये आटे में नमक के बराबर है। अब अगर हम गुज़िश्ता साल की बात करें तो 46,000 से ज़ायद जो है वो मोटरसाइकिलें चोरी की गई हैं या छीनी गई हैं, तो उसमें रिकवरी क्या है, 500 के करीब मोटरसाइकिलें, जो कि कुछ नहीं है। मतलब समझ लें आप कि 50,000 में 500 मोटरसाइकिलों का मतलब तो नथिंग है, बिल्कुल भी कुछ नहीं है। फिर इसी तरह अगर हम गाड़ियों की तरफ बात करें तो 1900 गाड़ियां जो है वो की गई हैं, चोरी की गई हैं, छीनी गई हैं, और 500 के करीब गाड़ियां जो हैं वो बरामद की गई हैं। और इसी तरह मोटरसाइकिलों में 2700 के करीब हैं जो बरामद हुई हैं मोटरसाइकिलें 50,000 में से। इसी तरह मोबाइल फोन्स का भी है कि कोई 1500-1600 मोबाइल फोन्स बरामद हुए हैं, कोई 23,000 के फिगर से, जो 23,000 शहरियों से लूटे गए मोबाइल फोन्स। तो हजारों की तादाद में शहरियों को लूटा जाता है और जो बरामदगी होती है वो सैकड़ों में होती है। ये बड़े अफसोस की बात है कि रिकवरी रेट को जो है वो इंक्रीज करना होगा पुलिस को, ताकि एतमाद हो। ये तो आपने रिकवरी रेट बताई ना, वो कहते हैं कि माल चला जाए जान बच जाए, लेकिन मामला तो ऐसे भी नज़र नहीं आते। 75 लोग पिछले साल ये स्ट्रीट क्राइम में अपनी जान से हाथ धो बैठे, कोई एक भी बंदा पकड़ा? जी देखिए, कुछ वारदातें ऐसी हैं कि जिसमें पुलिस ने पकड़े हैं, लेकिन वो भी वारदातें बहुत कम हैं। मतलब शहरियों को अगर हम बात करें रोजाना के औसतन की ना, तो 130 के करीब शहरी हैं जो कि अपनी मोटरसाइकिलों से महरूम होते हैं। तकरीबन 90 के करीब शहरी हैं जो अपने मोबाइल फोन से महरूम होते हैं। और इसमें हमारे 2 रिपोर्टर्स भी शामिल हैं जिनको सोराब बोर्ड पर जो है वो लूटा गया। हमारे 2 सीनियर रिपोर्टर शायान सलीम और अली हफीज, उनको भी वो भी स्ट्रीट क्राइम का शिकार हुए। तो इस स्ट्रीट क्राइम से कोई बचा हुआ नहीं है। पुलिस अफसरान हो वो खुद इसका शिकार है, सहाफी इसका शिकार है, डॉक्टर्स इसका शिकार है। मतलब ये एक वो चीज है जिससे सोसाइटी का हर एक शख्स परेशान है। हम मानते हैं कि कानून नाफिज करने वाले इदारों ने शहर में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां जो होती थी वो खत्म कर दी हैं, अगवा बराए तावान की वारदातें खत्म कर दी हैं, बहुत हद तक कम कर दी हैं। इसी तरह और बड़े वाकयात जो शहर में बैंक डकैतियां बहुत होती थी वो कम कर दी हैं। लेकिन जो एक ऐसा वाकया है, जो एक ऐसी वारदात है जिससे एक आम शहरी मुतासिर होता था, उसकी तादाद हम देखते हैं बढ़ गई है। यानी कि मोटरसाइकिलें छीनने की तादाद गुज़िश्ता साल से जो है वो, और 2020 से 2021 से 2021 में वो वारदातें ज्यादा हुई हैं। तो जो एक चीज ऐसी है स्ट्रीट क्राइम जिससे एक आम शहरी मुतासिर होता है, जिस पर काम करने की मजीद ज्यादा जरूरत है, वो काबू में नहीं आ रहा है पुलिस के, ना कानून नाफिज करने वाले इदारों के। अब उस पर काम करने की जरूरत है और उस पर काम करना बड़ा ईजी है और बड़ा सादा है। वो ये कि जी चोरी और जो छीनी जाने वाली चीजें हैं
उनकी रीसेल बंद हो। वो जब तक इस मार्केट में सेल होती रहेंगी तब तक वो चोरी भी की जाएंगी, छीनी भी जाएंगी। इन बाजारों में, इन चोर बाजारों में इंटेलिजेंस अफसर की डिप्लॉयमेंट हो, सादा लिबास एहलकार डिप्लॉयड हो, या फिर कम से कम ये जो मार्केट्स हैं, ये जो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स हो, मोबाइल मार्केट्स हो, मोटरसाइकिलों की मार्केट हो, गाड़ियों की मार्केट्स हो, ये चोरी शुदा और छीनी शुदा गाड़ियों के पार्ट्स गाड़ियों में ना आ सकें। अगर लीगल वे में कारोबार होगा तो ये सारी चीजें खुद ही सही होती चली जाएंगी। लेकिन अफसोस, यकीनन अफसोस का तो मकाम है ही, जगह जगह मकाम है अफसोस का कराची में। मुझे अब ये बताएं कि ये कराची का जो एक आम शहरी है वो क्या करे। देखिए, अपनी गली मोहल्लों की हद तक तो वो ये कर ले कि बैरिकेड लगा ले, चौकीदार रख ले, गली के एंट्री और एग्जिट पॉइंट पे जो है वो बैरियर लगा ले, यही हो सकता है ना, यही कर सकते हैं। अच्छा, पिछले दिनों भी बैरियर भी इस वक्त अलाउ नहीं है। अलाउ, यही मैं यही कह रहा था कि एक तो वो भी बैरियर भी अलाउ नहीं है, ठीक है, उसकी अपनी वजूहात हैं। गली मोहल्लों की हद तक तो फिर शायद वो कर ले, लेकिन इन सड़कों का क्या करेंगे? कराची का आम आदमी, वो कराची की खातून हो कि आदमी हो कि बुज़ुर्ग हो, मोबाइल छीन रहे हैं, पर्स छीन के लेके जा रहे हैं। कराची के लोग क्या करें? कम्युनिटी सर्विसिंग पे फिर अपना ध्यान रखें, आपस में ही मिल बांट के मामलात कर लें। आपस में मिल बांट के, या कम से कम चौकीदार का निज़ाम जो गुज़िश्ता अरसे हम देखते थे, पहले ज़माने में होता था, शायद उसको दोबारा फाल करने की ज़रूरत है। लेकिन ये कम्युनिटी पुलिसिंग की जहाँ तक बात है, मैं आपको एक बात बताऊं कि यहाँ पर जब भी पुलिस अफसरान तब्दील होते हैं ना, तो आइडियोलॉजी और जो उनका एक मैप होता है वो जो है वो तब्दील हो जाता है। हम देखते हैं कि वाजिल दुरानी जब आईजी सिंध आए थे तो उनकी जानिब से जो पूरे सिंध में कम्युनिटी पुलिसिंग के सेंटर्स खोले गए थे कि जी शहरी और पुलिस के दरमियान अच्छे रवाबित होने चाहिए, इसके नए सेंटर्स खोले गए। जब आईजी तब्दील हुए तो उन्होंने आके उन सेंटर्स को बंद कर दिया। फिर उसके बाद जो है वो अब तक वो सेंटर बनी है, कोई कम्युनिटी पुलिसिंग का निज़ाम एज सच नहीं रहा जो कि पहले दौर में शुरू हुआ था। फिर इसी तरह गुलाम नबी मेमन जो एडिशनल आईजी कराची अब से थोड़े टाइम पहले थे, यानी कि वो अभी वालों के जो पहले थे वो, तो गुलाम नबी मेमन उन्होंने जो है वो शहर में थानों की तादाद कम की थी, और उसकी वजह ये थी, वो ये कह रहे थे कि जी पुलिस ओवर बजट होती जा रही है, तो इसलिए थानों की तादाद कम कर देते हैं ताकि एक थाना उसकी नफरी डबल कर देंगे और वो एरिया को जो है वो डिवाइड कर देंगे उसी के अंदर। लेकिन नए जब एडिशनल आईजी कराची है, कराची पुलिस चीफ है इमरान याकूब मिनास, तो उन्होंने इस फार्मूले को खत्म कर दिया। तो हर पुलिस अफसर जो है वो एक नई थ्योरी के साथ आता है कि जी वो स्ट्रीट क्राइम पे काबू पा लेगा, वो इस तरह जो है वो जराइम को रोक देगा, लेकिन रोकने में सब नाकाम दिखाई देते हैं। कम्युनिटी पुलिसिंग का दौर हमने देखा कि वाजिद अली दुरानी के टाइम पे ये शुरू हुआ था, लेकिन उसको फिर खत्म कर दिया गया। तो अगर कम्युनिटी पुलिसिंग पे मेरा ख्याल है कि अगर तवज्जो दी जाए तो शायद ये मामला जो है वो हल काफी हद तक जो है वो हल हो सके। बहुत शुक्रिया अहमद रहमान खान, हमारे साथ आप मौजूद और कराची के उस बहुत ही देरीना मसले की जानिब निशानदही करवा रहे थे जो साल से चला आ रहा है लेकिन हल होने का नाम नहीं ले रहा है। और अब एक ऐसे वक्त में कि जब न पुलिस कुछ कर पाती है, न CLC जो है वो कुछ मदद कर पा रही है, एक शख्स ने ख़ुद अपनी मदद आप करने की ठानी और उसने ख़ुद जगह जगह जाके अपनी नई नवेली गाड़ी चोरी होने के बाद CCTV फुटेज इकट्ठा की, पेट्रोल पंप से और कहीं किसी दूसरी सड़क से, किसी दूसरे इलाके से। उसने जो दीगर महकमों का काम था वो भी कर लिया, सारे सबूत भी दे दिए। इंतज़ार है तो इस चीज़ का कि अब महकमे अपना काम कब करेंगे। अभी एक ब्रेक लेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। एक बार फिर कहेंगे आपको नया दिन में खुशामदीद। आज ब्रेल का आलमी दिन है और ये दिन लुइस ब्रेल के यौम पैदाइश के तौर पे मनाया जाता है। ये दिन खुसूसी अफराद के हकूक़ के कानून, आँखों की बीमारी की शनाख्त, रोकथाम और बहाली के मौजू पर यहाँ गुफ्तगू होती है। ब्रेल का आलमी दिन हर साल ब्रेल रस्मुल ख़त के मौजूद लुइस ब्रेल की याद में मनाया जाता है। तो इस पे बात करने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, महविश नासिर। उनको हम वेलकम करते हैं। महविश अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, और कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? अच्छा, मैं इस ज़ुबान के इस्तेमाल के हक़ में तो नहीं हूँ, इम्पेयर्ड और ये सारी चीज़ें, ठीक है ना, ये दुनिया कहती होगी विजुअली इम्पेयर्ड, हमारे लिए तो आप स्पेशल हैं। और इसलिए बिकॉज़ हमें जो अल्लाह ताला ने सलाहियत दी है, हम वो सलाहियतें आपकी पहचानने से आ रही हैं जो आप जितने स्पेशली एबल्ड हैं। तो अब मुझे ज़रा ये बताइए, ब्रेल का ये आलमी दिन, क्या इम्पोर्टेंस है ब्रेल की स्पेशल पर्सन के लिए,
ख़ास तौर पे क्योंकि इस सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को लोग जो हैं हमारे माजरत के साथ वो इतना स्पेशली नहीं देखते, तो ब्रेल किस तरह एनेबल करता है हमारे स्पेशल पर्सन को कि वो भी इस सफ़ में आके खड़े हों? देखिए, ये लुइस ब्रेल ने 1829 में इस सिस्टम का इजाद की थी और बाकायदा मुतारिफ़ करवाया और कोशिश किया कि सोसाइटी एक्सेप्ट करे, और अफसोस की बात है कि उनकी लाइफ में भी एक्सेप्ट नहीं किया गया। 1952 में उनकी डेथ हुई, 1852 में। तो उनकी वो अपनी डेथ तक मुसलसल कोशिश करते रहे, और अफसोस की बात तो ये है कि उनकी डेथ की भी पूरी सदी बाद 1952 में उनके इस को एक्सेप्ट किया गया, इस रस्मुल ख़त को, और फिर उनकी डेड बॉडी को दोबारा निकाला गया, आज़ाज़ के साथ उनको दफनाया गया। तो ये आज की बात नहीं है, ये तो शुरू से ही खैर ये नाइंसाफ़ी हर जगह पर और हर दिन होती है कि स्पेशल पर्सन को अपनी जगह बनाने के लिए ना सिर्फ अपने रस्मुल ख़त के लिए बल्कि अपने हकूक़ के लिए और कदम कदम पर लड़ना पड़ता है। अगर इसको सोसाइटी एक्सेप्ट करे, हुकूमत साथ दे, तो देखें अभी जिस तरह मैं नीचे आ रही थी तो लिफ्ट के बाहर अप और डाउन के साथ ब्रेल में भी अप और डाउन लिखा हुआ है। जी हाँ। हम लोगों को मुश्किल ना पड़े। हमारे एक कोलीग हैं ब्लाइंड, तो वो मेरे हस्बैंड को फ़ोन करके कह रहे थे कि मैं ATM कैसे यूज़ कर सकता हूँ। अभी आप देखें कुछ ATM जैसे मिज़ान शायद या 1-2 ATM के ब्रेल में लिखा हुआ है उसके ऊपर, तो ब्लाइंड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो अब जो टच का सिस्टम है वो ब्लाइंड कैसे करें? तो अगर इस रस्मुल ख़त को जिस तरह मशीनों के ऊपर लिखा हुआ है, तो कुछ मशीन हमारा भी ख्याल करते हुए अगर उसके माशरा या फिर ये हुकूमत साथ दे, तो देखें MPhil या PhD या एजुकेशन ब्लाइंड थोड़ी हिम्मत करता है, उसके पेरेंट्स साथ देते हैं, सोसाइटी से लड़ लेता है, वो पढ़ लेता है, कोई मसला नहीं है ऐसा। मैं MPhil हूँ, कई PhD हैं, देखें अभी तो माशाल्लाह जज भी हैं, और आलमी सतह पर भी ब्लाइंड लोग बहुत आगे आ रहे हैं, पाकिस्तान से भी। तो हम अपनी जगह तो एजुकेशन हासिल करने के लिए तो कर सकते हैं, लेकिन सोसाइटी में जगह बनाने के लिए हमें बहुत मुश्किल पेश आती है। आपको पता है कि जज जो लड़का बना है पहला, वो फर्स्ट पोजीशन लेने के बावजूद भी उसको अपनी सीट लेने के लिए केस करना पड़ा था, उसको जगह नहीं दी गई। तो हमारे रस्मुल ख़त को कौन एक्सेप्ट करेगा? ये एक ऐसी तल्ख़ हकीकत है, जिस तरह कि हमारे अल्लाह ताला कहता है कि मैं किसी को दे के आज़माता हूँ, किसी को ले के आज़माता हूँ। वो हमसे लेके हमें नहीं, माशरे को माशरे को दे के माशरे को आज़माता है। अच्छा, लेकिन ये मेरे ख़्याल से हमारी ही सोसाइटी में महदूद है। महविश, मुझे ये बताएं कि बाहर ममालिक में, जैसे कि हम कहते हैं अगर कोई आदमी है जो कि व्हील चेयर पर है, बाहर उसके लिए सीढ़ियाँ भी उसी तरीके से बनाई जाती हैं, वॉकवेज़ भी हैं, सड़क पे भी उनका सारा निज़ाम है। हमारे बड़े बड़े इदारों में इस तरीके की सीढ़ियाँ नहीं होती कि जिससे वो आराम से अपनी व्हील चेयर से मूव कर सके। सेम गोइंग विद द ब्रेल रस्मुल ख़त, कि हमारे यहाँ भी इसको एक्सेप्ट कराते कराते। अब मुझे ये बताएं कि हमारे जो बच्चे हैं उनको क्या मुश्किलात पेश आती हैं जब वो एग्ज़ाम देने जाते हैं, और क्या अब जैसे कि ज़माना इतना आगे जा चुका है तो क्या ज़रूरी है कि हम ब्रेल पे रहें? क्या कंप्यूटर, क्या लैपटॉप, क्या ऐप्स हमारी इसमें मदद नहीं कर सकती? देखिए, मैं बताऊं कि जब मैंने मैट्रिक के एग्ज़ाम देने थे तो मैंने 9th के भी बोर्ड के दिए और 10th के भी। 9th के लिए तो मैंने हॉस्टल में हम लोग रहते थे, और साइटेड बंदी का अपने साथ इंतज़ाम करना बहुत डिफ़िकल्टीज़ का सामना था मुझे, लेकिन मेरे एक टीचर की मदद से 9th की राइटर का अरेंज हो गया। मैट्रिक में नहीं हो पाया, तो हम लोगों ने फिर एहतजाज किया कि भाई जब हम जिस सिस्टम के तहत पढ़ रहे हैं हम उसमें एग्ज़ाम क्यों नहीं दे सकते। जब बोर्ड से रब्ता किया तो उन्होंने कहा कि आपके पास पर्किंग मशीन नहीं है। पर्किंग एक मशीन होती है बड़ी टाइप, जिससे टाइप करते हैं ना, टाइपिस्ट की तरह से, तो वो हमारे पास वो नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि आपके पास, हमारे पास 27 लाइनर 4 लाइनर एक किट होती है, जिसको यूँ खोलते हैं, उसमें पेपर लगाते हैं, बंद करते हैं, और एक हल्की सी सुई और ऊपर पकड़ने के लिए बना होता है, उसके साथ टिक 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 करके लिखते हैं। तो उसको ब्रेल और स्टाइलिस कहते हैं लिखने वाले को, या फिर कलम भी आप कह सकते हैं। तो वो थी, उन्होंने कहा कि आप मैनेज नहीं कर पाएंगे। हमने कहा कि हम कर लेंगे, हम आधा पेपर करके आएंगे, लेकिन हम देंगे, हम ब्रेल में देंगे, हम लोगों की मोहताजी अफोर्ड नहीं कर सकते। राइटर्स का अरेंज करना, फिर उनको हम पे भी करती थी, पर पेपर पे करती थी, खाना पिलाना अलग होता था। जाहिर है कि मैं पीछे गाँव से बिलोंग करती थी, पेरेंट्स इतना ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते थे।
तो हमें पता है कि हम लोगों ने उस वक़्त में किस कदर मुश्किल से जगह बनाई और अपना लेकिन आपने अपना मुकाम बना लिया। बिल्कुल ठीक है। महविश, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, क्योंकि आपको बुलाने का मकसद है कि हम लोगों को ना सिर्फ ये अवेयरनेस दें, हाईलाइट करें इशू को कि हम अगर हमारे पास अल्लाह ताला ने हमारी विजन के मुताबिक सब कुछ दिया है और कुछ लोगों को नहीं दिया है, तो ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। अब हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम किस तरीके से उन्हें भी अपने हम पल्ला लेके आएँ। ब्रेक लेंगे, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक। औरत जब कुछ करने की ठान ले तो बड़ी से बड़ी रुकावटें अबूर कर जाती है। मोहम्मद अली रज़ा बता रहे हैं लाहौर की दो बहनें आफ़ी और राबी की कहानी, जिन्होंने 3 बरस पहले ऑनलाइन डिजिटल डिज़ाइनिंग सिखानी शुरू की और आज कई लड़कियां अपने घर का बोझ बड़े फ़ख्र से उठा रही हैं। मेरा नाम है आफ़ी सियाल और मैं हूँ राबिया अब्बास और हम पढ़ाते नहीं, हम सिखाते हैं। आफ़ी और राबी, दो बहनें एक कहानी, जिन्होंने कुछ करने का सोचा और ऐसा कर दिया कि घर वाले भी दंग रह गए। कंप्यूटर पे कर सके, जैसे कि ग्राफिक्स डिजाइन करना। 1 लाख से ज्यादा ऑनलाइन स्टूडेंट बन गए, कई तो फ्रीलांसिंग के जरिए हजारों रुपए कमा रहे हैं। एक ऐसा प्लेटफॉर्म शुरू किया जहाँ पे हमने फ्रीलांसिंग और डिजिटल स्किल सिखाना शुरू की। सबसे अहम बात ये कि वो लोग हैं जिनके पास कोई भी स्किल नहीं थी और कोई भी उनके पास जॉब नहीं थी। घर बैठे दुनिया भर से ऑर्डर लेना और हजारों और लाखों कमाने का रुझान दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। राबी अब्बास का कहना है कि आने वाला दौर फ्रीलांसिंग का दौर है। पाकिस्तान इस इंडस्ट्री में 4th नंबर पे है। ये वो इंडस्ट्री है जिसमें हम इंडिया को बीट करते हैं और अगर हम ऐसे ही काम करते रहे तो वो दिन दूर नहीं है जिस दिन इंशाल्लाह हम इस इंडस्ट्री में नंबर 1 होंगे। फ्रीलांसिंग वो जरिया मुआश है जिसको करने के लिए ना तो आपको किसी भारी भरकम इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है और ना ही आप किसी के मोहताज हैं। कौम की ये 2 बेटियां जिस तरह से मुआशरे को खुद मुख्तार बनाने में अपना किरदार अदा कर रही हैं, ये अमल वाकई काबिल सत्ताइश है। कैमरामैन इशफाक अब्बासी के साथ मोहम्मद अली रजा, समा, लाहौर। तो आफिया सियाल और राबिया अब्बास, आफ़ी और राबी हमारे साथ मौजूद हैं। आफिया और राबिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वेलकम टू नया दिन। मुझे उम्मीद है कि आप दोनों खैरियत से होंगी। तो सबसे पहले बताएं ये कि क्या सोचा आप लोगों ने कि किस तरीके से इस चीज़ को लेके आपने आगाज़ किया और अब जहाँ पे हैं कितनी मुतमईन हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी, मुझे आ रही है। आफिया, अगर आपने मेरा सवाल सुना तो मुझे बताइएगा कि आपकी जर्नी का आगाज़ कैसे हुआ? व्हाट थॉट यू हैड जब आप ये काम शुरू करने चाह रही थी? जी, अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली हम लोगों ने, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि किस वजह से ये स्टार्ट किया। एक्चुअली जब मैं स्टडी कर रही थी या पढ़ रही थी तो हमारा बैकग्राउंड इस तरह से था कि लड़कियों को इतना स्टडी की तरफ अप्रोच नहीं किया जाता था। उन्हें ये सोचा जाता था कि वो बड़ी हो गई हैं, अब उन्हें बाहर नहीं जाने देना चाहिए और इनको घर में रखें और इस तरह से बातें होती थी। लेकिन जब मैंने अपने फादर से छुप के और अपनी अम्मी के साथ मिल के मैंने मास्टर्स किया, फैशन, टेक्सटाइल वगैरह मैंने सारी स्टडी अपनी करती रही, लेकिन फिर भी वो अंदर एक चीज़ थी कि मेरी बेस ठीक नहीं है, मुझे कुछ अलग से करना है, या मैं वो मेरे अंदर वो जो एक सेटिस्फेक्शन नहीं होती थी। लेकिन थ्रू आउट मैं पढ़ती गई, मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की, लेकिन एक टाइम था कि मेरे अंदर था कि मैं किसी के लिए कुछ करूं ताकि वो मेरे अंदर की जो सेटिस्फेक्शन है वो एटलीस्ट मुझे हो। फिर एक टाइम पे राबी और मैं फ्रीलांसिंग करते थे, साथ साथ एक टाइम पे हमने ये सोचा कि चले अपने लिए तो हम उस टाइम पे नहीं कर सके इतनी, हम अपने फादर, अपने पेरेंट्स के सामने तो खड़ा नहीं हो सकता इंसान, लेकिन एटलीस्ट उन लोगों के लिए जो अपने लिए कुछ करना चाहते हैं या अपने अंदर उनके लिए कुछ है कि हम कुछ करें, हम उनके लिए वो रास्ता बनाएं। और अपवर्क वालों ने राबी को नॉमिनेट किया। उन्होंने भी हमसे पूछा कि आपकी कितनी कम्युनिटी है, तब भी हमारे पास कोई जवाब नहीं था कि हमारे पास कम्युनिटी नहीं है, हम लोग खुद ही फ्रीलांसिंग करते थे, खुद ही कमाते थे, खुद ही खाते थे, तो वो चीज़ें पता नहीं चलती थी किसी को। लेकिन फिर एक टाइम पे हम लोगों ने सोचा कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाते हैं जहाँ पे जो हमें मुश्किलात आई हैं, जो हमने फेस की हैं, वो उन बच्चों को ना देखने को मिले। हम अपने एक्सपीरियंस के साथ उन लोगों को कुछ सिखा दें, कुछ कर लें ताकि वो अपना कुछ कमा सकें।
उस पे स्टार्ट करने के बाद फिर हम लोगों ने सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं, हम लोगों ने सिंगल पेरेंट्स के लिए, ट्रांसजेंडर्स के लिए और बहुत सी ऐसी कम्युनिटीज़ के लिए जिनके पास जॉब नहीं है। एक्चुअली हमने कोविड में शुरू किया था, जब बिल्कुल जॉब नहीं थी किसी के पास भी, हर बंदा घर बैठा हुआ था, उनके पास कुछ करने के लिए नहीं था। तो उस टाइम पे हमने ये सोचा कि चलें अब कुछ कर लेते हैं। और अब वो वाली सेटिस्फेक्शन थी अब मेरे अंदर आती है, राबी के अंदर आती है कि एटलीस्ट चलें अपने लिए हम कुछ कर नहीं सके तो उन बच्चों के लिए कर रहे हैं जो ये सोचते हैं। तो वो चीज़ें थी जिस तरह से हमने स्टार्ट किया। और अभी हमारी माशाल्लाह 1 लाख से ज़्यादा कम्युनिटी है जिन लोगों को हम पढ़ा चुके हैं, जो स्किल सीख चुके हैं और वो अर्निंग भी कर रहे हैं। और माशाल्लाह से सिंगल पेरेंट्स होती हैं, हाउस वाइफ होती हैं और वो हमारे से 1-to-1 सेशंस लेती हैं, बात करती हैं। और ज़रूरी नहीं है कि हम उन्हें सॉफ्टवेयर पर स्किल सिखाते हैं, उनकी लाइफ के बारे में भी डिस्कशन होती है, अपनी प्रॉब्लम शेयर करती हैं। और बहुत अच्छा लगता है जब उनके हमें फीडबैक मिलता है और हमें वो बोलती हैं कि आपकी वजह से हम लोग ये कर रहे हैं। हम वजह नहीं होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला एक वजह, लेकिन वसीला अगर हम बनते हैं तो बिल्कुल। अच्छा आफिया, ये आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि यू हैव अ कम्युनिटी नाउ। और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों का इशू यही है कि बजाय हम के गवर्नमेंट पे डालें कि इदारों पे डालें, वाई नॉट डेवलप आवर ओन कम्युनिटीज़, क्योंकि बाहर ममालिक में इसी तरह होता है। कमिंग टू राबिया, राबिया आप मुझे बताएं, बहुत सारे लोग ये आज घरों में बैठ के जानना चाहते हैं, जैसे कि आपने कहा कि कोविड था, कोविड में दुनिया की बड़ी बड़ी इकॉनमीज डंप हो गई, जॉब क्रिएशन तो क्या, जॉब प्रेजर्वेशन तक महाल हो गई। ऐसे में मुझे ये बताएं राबिया कि किस तरीके से इंसान फ्रीलांसिंग कर सकता है, व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग और ये कितना लुक्रेटिव है? अस्सलाम वालेकुम, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग अस। आपने बात की फ्रीलांसिंग की कि हाउ लुक्रेटिव इट इज़ और ये घर बैठे लोगों को कैसे बेनिफिट कर सकता है। फ्रीलांसिंग की सबसे मज़े की बात यह है कि ये ऑनलाइन पैसे कमाने के उन तरीक़ों में से है जो लीगल है, जिसमें कोई स्कैम नहीं होता, आपके पैसे महफूज रहते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट दरकार नहीं है। अमूमन जब ऑनलाइन पैसे कमाने की बात की जाती है तो 2 चीज़ें जहन में आती हैं। एक तो ये कि हमारे साथ कोई फ्रॉड ना हो जाए, हम किसी स्कैम का हिस्सा ना बन जाए, जो अमूमन होता है। 95% स्टोरीज ऐसी हैं जिसमें ऑनलाइन काम करने के नाम पे लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। तो फ्रीलांसिंग उनमें से नहीं है। फ्रीलांसिंग एक लीगल और लेजिट वे ऑफ अर्निंग है। और सेकेंडली सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि फ्रीलांसिंग के लिए आपको कोई इन्वेस्टमेंट दरकार नहीं है। आजकल बहुत नाम है ई कॉमर्स का, अमेज़ॉन का, ड्रॉप शिपिंग का, कि आप ऑनलाइन कारोबार करके पैसे कमा सकते हैं, और कई लोग कमा भी रहे हैं। लेकिन आप जानते हैं कि जब कारोबार की बात आती है तो सरमाया दरकार होता है। तो वो ऐसे तमाम लोग जिनके पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, सरमाया नहीं है, और वो घर बैठ के अपना करियर बनाना चाहते हैं, ऑनलाइन पैसे कमाना चाहते हैं, खुद को एम्पावर करना चाहते हैं, अपने लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस क्रिएट करना चाहते हैं, उनके लिए फ्रीलांसिंग एक बेहतरीन जरिया है। ओके, अच्छा, फ्रीलांसिंग के जरिए, हाँ जी जी अच्छा राबिया, अब मैं चाहूँगा कि मुझे डिफरेंट डिसिप्लिन्स बताएं। जैसे कि बहुत सारे लोग ऑनलाइन कंटेंट राइटिंग करते हैं, आप लोग डिजिटल डिज़ाइनिंग सिखाते हैं, तो कौन कौन से डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं जहाँ पे एक बंदा घर बैठ के फ्रीलांस कर सकता है? देखिए, फ्रीलांसिंग का आसान अल्फाज में मतलब है ऑनलाइन अपनी स्किल्स को बेचना। आपके पास कोई भी डिजिटल स्किल है, उसको आप फ्रीलांसिंग की दुनिया में बेच के पैसे कमा सकते हैं। अब ये डिजिटल स्किल क्या होती है? हर वो काम जो कंप्यूटर या लैपटॉप पर किया जाता है उसको डिजिटल स्किल कहते हैं। आपने बात की कंटेंट राइटिंग की, हम सिखाते हैं डिजिटल डिज़ाइनिंग, इसके अलावा डेवलपमेंट, वेबसाइट्स बनाना, सॉफ्टवेयर्स बनाना। आप अच्छा लिखते हैं, अच्छी वीडियोस बना सकते हैं, कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। आप एक अच्छे अकाउंटेंट हैं, आप अकाउंटेंसी की सर्विसेज दे सकते हैं। यू आर अ लीगल एडवाइज़र, आप अपनी लीगल सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। कोई भी चीज़, कोई भी स्किल जो आपको लगता है कि आप कर सकते हैं या सीख सकते हैं, फ्रीलांसिंग की दुनिया में बिकता है। ऑल राइट, अच्छा, नाउ कमिंग टू आफिया। आफिया, आपने जब ये सफ़र का आगाज़ किया, लोग शुरू में आपके पास आए, फिर यकीनन किस तरीके से आपने एज कम्युनिटी लीडर्स उन लोगों का एतमाद जो है उसको अपने ऊपर बहाल करवाया, और अब जैसे आप बता रहे हैं लाख से ज़्यादा लोगों की आपकी कम्युनिटी है, व्हाट्स योर नेक्स्ट मूव नाउ? सर, इसमें सिर्फ ये बात होती है कि हम लोग उनसे कनेक्ट किस तरह कर सकते हैं, हम उनसे बातचीत किस तरह से कर सकते हैं। अगर हम उन लोगों का पहले सुने
सबसे पहले उनको सुने, कोई सुनने वाला चाहिए होता है सर। आजकल तो किसी के पास टाइम ही नहीं होता। और हम लोग पहले उनसे सुनते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, उनको बताते हैं। उनके ज़रूरी नहीं है कि हम स्किल्स ही सिखाएंगे, हम सॉफ्टवेयर ही सिखाएंगे तो वो कुछ आगे बढ़ सकेंगे। सबसे पहले प्रॉब्लम पूछते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम हो, कोई दिमागी प्रॉब्लम भी हो सकता है, कुछ मसले मसाइल भी हो सकते हैं, तो उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जब इतना कॉन्फिडेंस देते हैं कि हम उनको सुन रहे हैं, तो सुनने के साथ साथ वो अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं और हम उनको सॉल्व तो अल्लाह ताला की ज़ात करने वाली है, लेकिन हम लोग उनको अगर सुन भी लें तो उनके लिए एक बहुत बड़ी बात होती है। और ऐसे बहुत सारे हमारे पास स्टूडेंट्स हैं जो 60+ भी हैं, 40+ भी हैं, हाउसवाइफ हैं। उन लोगों से बात करके लगता ही नहीं है कि हमसे बड़े हैं, ऐसा ही फील हो रहा होता है हम लोग इनसे बड़े हैं और हमसे वो इसी तरह से बात कर रहे होते हैं। तो कॉन्फिडेंस उनको इसी तरह से आता है, उनका यकीन, उनको पहले यकीन दिलाना होता है कि आपने अपने आप पे यकीन करना है, तो वो पे यकीन आ जाता है। अच्छा आफिया, मुझे ये बताइए, पाकिस्तान के किन किन इलाकों से लोग आपकी इस कम्युनिटी में जुड़े हुए हैं? क्या सिर्फ पाकिस्तान से हैं या बाहर दुनिया से भी हैं? सर एक्चुअली आउट ऑफ कंट्री भी हैं, इंडिया से भी कुछ लोग हैं जो स्टूडेंट्स हैं जो हमारे साथ कनेक्ट में हैं, जो हमारे साथ एक तो फिज़िकली क्लासेस लेने के लिए भी एक सिख थे शायद, वो आते हैं यहाँ पे हमारे पास सीखने के लिए। और पाकिस्तान के हर सिटी से स्टूडेंट्स हैं माशाल्लाह, तो ये कोई लिमिट नहीं है, कहीं से भी कोई भी हमें ज्वाइन कर सकता है। ज़बरदस्त। ओके, नाउ राबिया, अब लोग जो हैं आजकल, आप ख़ुद भी ये देखती हैं कि इंटरनेट जो है वो एक रेवोल्यूशन है, लेकिन उसको किस तरह इस्तेमाल करता है वो करना है, वो एक ज़्यादा बड़ा इशू है, वो एक ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है। आपको क्या लगता है कि हम फ्रीलांसिंग की दुनिया में बतौर पाकिस्तानीज़ कहाँ पे स्टैंड करते हैं? हमारा कितना पोटेंशियल है? हम कहाँ तक जा सकते हैं इस मार्केट में? देखिए, पाकिस्तान के लिए फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री में पोटेंशियल का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आज से करीबन 4 बरस पहले पाकिस्तान 38 नंबर पे था इन द फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री, एंड राइट नाउ वी आर ऑन द 4th नंबर। और अगर हम ऐसे ही काम करते रहे फ्रीलांसिंग की दुनिया में, तो आई एम वेरी मच पॉजिटिव एंड श्योर कि वो दिन दूर नहीं जिस दिन पाकिस्तान फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री में नंबर 1 होगा। क्योंकि हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है, स्किल की कमी नहीं है, ह्यूमन रिसोर्स बेतहाशा मौजूद है, सिर्फ कमी है तो डायरेक्शन की। कोई गाइड करने वाला नहीं है इन द राइट डायरेक्शन। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, देयर इज़ टू मच ऑफ इन्फॉर्मेशन। मेरे ख्याल में आजकल के वक्त का सबसे बड़ा मसला ये है कि इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है। आप किसी भी चीज़ को सर्च करते हैं ओवर इंटरनेट, क्योंकि इंटरनेट हर किसी के पास अवेलेबल है। आपके पास खाने के पैसे नहीं होते लेकिन इंटरनेट ज़रूर होता है। तो जब आप कोई चीज़ सर्च करते हैं, इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है कि ये पहचानना मुश्किल हो जाता है सही इन्फॉर्मेशन कौन सी है और फॉर द सेक ऑफ इन्फॉर्मेशन कौन सी है। तो अगर इस यूथ को, इस ह्यूमन रिसोर्स को सही डायरेक्शन में गाइड किया जाए, तो आई एम श्योर कि ना सिर्फ हम फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री में नंबर 1 हो सकते हैं, बल्कि हम अपनी IT एक्सपोर्ट को भी इंक्रीज कर सकते हैं। देयर इज़ टू मच पोटेंशियल इन दिस IT वर्ल्ड। ओके, अच्छा, आखिर में मैं चाहूँगा आप दोनों इसका मुझे जवाब दें, स्टार्टिंग फ्रॉम राबिया। राबिया, आप अपनी इस कम्युनिटी को मज़ीद कितना फ्लरिश करता देखना चाहती हैं और आगे आप लोगों के क्या प्लान्स हैं? देखिए, हमारी नज़र में फ्लरिशमेंट का मतलब है एम्पावरमेंट। इट्स नॉट ओनली अबाउट कि हमने अगर 1 लाख कम्युनिटी को ट्रेन कर दिया तो वी आर डन विद दैट। हमारा मकसद है जिस चीज़ के लिए हम काम करें, दैट इज़ एम्पावरमेंट। तो अभी हम काम कर रहे हैं कि जो कम्युनिटी हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है उसमें से मैक्सिमम को एम्पावर किया जाए, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो वो अपने लिए खुद क्रिएट करे। प्लस ऑब्वियसली वी वांट टू एक्सपैंड आवर कम्युनिटी टू नंबर ऑफ मिलियंस, 1 मिलियन, 5 मिलियन, 10 मिलियन। लेट्स सी कि हम इसमें कितना कामयाब होते हैं, क्योंकि अभी हमारी कम्युनिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्रीज हो रही है। इट्स नॉट ओनली लिमिटेड टू पाकिस्तान। सो या लेट्स सी हाउ इट गोज। एंड आफिया, मैं आपका कमेंट इस हवाले से जानना चाहूँ। जी, मेरी और राबी की पाइपलाइन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे हम वर्किंग करना चाह रहे हैं। अभी हमें वो ट्रैक नहीं मिल रहा है। इंशाल्लाह काश के नाम से भी हमारा एक आइडिया है जो हम वुमेन एम्पावरमेंट पे करना चाह रहे हैं, उस पर वर्किंग जारी है, वो हम लोग कर रहे हैं। उसमें डिफरेंट कोर्सेज होंगे। जो लोग बिल्कुल भी पढ़े लिखी नहीं है, लड़कियाँ जो हाउस वाइफ हैं, जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता, उनके लिए कुछ ऐसे कोर्सेज जो सिर्फ सीख के उससे अर्निंग कर सकें। आगे बहुत सारी ऐसी चीज़ें
चीज़ें हैं जो हमारी पाइपलाइन में हैं, इंशाल्लाह वो भी लेकर आएंगे आप सबके सामने और इंशाल्लाह उस पर वर्किंग करेंगे। बस वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करना है और कुछ ऐसा करना है कि एक लड़की भी बोल सके कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ। अब ये बोलने की ज़रूरत है क्या? ये जो आपने जुमला कहा है उसकी जीती जागती तस्वीर आप दोनों हमारे सामने बैठी हुई। तो थैंक यू सो मच राबिया, आफिया, ऑल द लक टू यू कि आप जिस तरीके से ये काम कर रही हैं वो इसी तरीके से आगे परवान चढ़ता रहे। अब आगे बढ़ते हैं शो में और जिक्र करेंगे एक ऐसी जगह का जहाँ पे बर्फ़ भी है और सयाह भी आते हैं, वहाँ दरिया भी बहते हैं और वहाँ पे झीलें भी हैं। हम बात करें स्वाद की, ये सारे तो पहलू हैं, लेकिन एक पहलू और भी है यहाँ पे। क्या आपने कभी वो डिस्कवर किया? नहीं? तो चलिए आज मेरे साथ वो डिस्कवर करें। 1.5 घंटे का है, कुछ कहते हैं आधे घंटे का है। ये लोकल से आप पूछेंगे ना, वो कहेंगे बस 5 मिनट, बस ये आ गया बस। तो देखिए लोकल्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनकी इस बात पे नहीं आइएगा कि बस 5 मिनट, क्योंकि उनके लिए वो बस 5 मिनट होते हैं, हमारे लिए आपको पता चलेगा। सो 10:30 द स्टार्ट टाइम, लेट्स सी व्हाट्स आवर एंड टाइम एट दी जहानाबाद बुद्धा। इन रास्तों पे कभी राहिब चला करते थे, इन मज़ारों के अहाते में कभी बौद्ध भिक्षु इबादत करते थे, कभी ये शहर जीते जागते लोगों से गूंजता था। लेकिन अब ये राह किसी राहिब के कदमों की चाप नहीं सुनती। अब ये स्टूपा मज़ार आसपास के घरों की तामीर के लिए ईंट पत्थर फराहम करते हैं। अब ये शहरे खामोशां बन चुका है। मालम जब्बा से 30 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव का खेतों और दरख्तों से भरा पगडंडी नुमा रास्ता ले आता है इस शाहकार की जानिब। 1 मिनट को यहाँ खड़े होकर इंसान सोचने पे मजबूर हो जाता है कि सदियों पहले इतनी ऊंचाई पे गौतम बुद्ध का ये शाहकार तराशा कैसे गया होगा, और इतनी ऊंचाई पे ही क्यों तराशा गया होगा। बार बार मेरे जहन में सवाल आ रहा था कि क्यों इतना ऊपर आके जो है वो बुद्धिस्ट अपने ये मूर्तियाँ और स्टूपास इतने ऊपर क्यों बनाते हैं। तो उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि यहाँ बैठ के मेडिटेशन करने में इतना सकता है वो कहीं नहीं मिल सकता। चट्टान पे तराशा गया बुद्ध का ये मुजस्मा एशिया के बड़े मुजस्मों में शुमार किया जाता है। अब जहाँ मुजस्मा होगा वहाँ इसकी पूजा करने वाले भिक्षुओं के मज़ार यानी स्टूपा भी होंगे। वैसे तो पूरे स्वात में कई स्टूपास दरियाफ्त हो भी चुके हैं और मजीद हो भी रहे हैं। इन्हीं में से एक है शिंगारदर स्टूपा। दो 2000 से ज़ायद इस तरह की साइट्स अभी तक डिस्कवर हुई हैं स्वात में, विच अगेन प्रूव्स द पॉइंट के ये इतनी ज़्यादा आपको रेवेन्यू जनरेट करके दे सकता है। एंड ये आपको रिमाइंड भी कराता है कि हमारा ख़ित्ता कितना रिच है। शिंगारदरा स्टूपा की ओरिजिन थोड़ी सी अननोन है, लेकिन अकॉर्डिंग टू अ चाइनीज़ पिलग्रिम जो यहाँ पे 7th सेंचुरी में आए, उनके मुताबिक यहाँ के बादशाह थे उत्तरासेना, बुद्धिस्ट ही, और यहाँ के बादशाह थे उत्तरासेना, और उन्होंने बुद्धा रेलिक्स यहाँ पे दफन करने के लिए ये स्टूपा बनाया था। सिर्फ यही नहीं, स्वात में इस तरह के इक्का दुक्का साइट्स नहीं, अब पूरे शहर दरियाफ्त हो रहे हैं। ऐसे शहर जो 1ली सदी से 7वीं सदी तक के नक़ूश अपने अंदर समोए हुए हैं। भरीकोट के मुकाम पे दरियाफ्त होने वाले इन खंडरात को माहिरीन पुराना बाजीरा कहते हैं। यहाँ 1ली सदी क़ब्ल मसीह से 7वीं सदी तक के आसार हैं। एक ही जगह पे इतनी सारी सिविलाइजेशंस, ये 1st सेंचुरी और ये है कुशान यानी कि ये है बुद्धिस्ट। इसके अलावा यहाँ पे ग्रीक भी यहाँ पे आके बसे, ईरानियन भी यहाँ पर आके बसे, और हम जहाँ से ऊपर से नीचे आए हैं वहाँ से मुसलमान
जो है पीरियड, उसके ये असरात मिलते हैं। उन रास्तों पे चल रहा हूँ जहाँ कभी पहली सदी में बुद्धिस्ट चला करते थे, उसके बाद जो आर्य समाज के लोग थे वो यहाँ पे चला करते थे। इन्हीं खंडरों में कभी अजीम उशान किस्म की ईरानी सल्तनत कायम थी। ग्रीक्स यहाँ पे आके रहे हैं और इसके बाद यहाँ पे महमूद गज़नवी, और महमूद गज़नवी से बहुत पहले सिकंदर आज़म, यानी कि एक ही जगह पे एक ही मकाम पे 7 अजीम सल्तनतें। सयाहों की जन्नत कहे जाने वाले स्वात में मजहबी सयाहत को फ़रोग़ अगर दिया जाए तो इससे न सिर्फ कसीर ज़र मुबादला हासिल किया जा सकता है, बल्कि वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन के मुताबिक पाकिस्तान का मुस्बत पहलू भी पूरी दुनिया में उजागर किया जा सकता है। सैयद फैसल करीम, स्वात समा।